नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं नंदनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, नंदनी आईएएस के द्वारा आपको एक वीडियो में पहले ही सब कुछ जानकारी दे दी गई थी कि नंदनी आईएएस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करवाने जा रहा है। साथियों, हमने आपको उस वीडियो में जानकारी दी थी कि नंदनी आईएएस के द्वारा ये जो भर्ती आई हुई है इसकी तैयारी हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको करवाई जाएगी, क्योंकि इस बार एमपीपीएससी फोड़ने का टारगेट है, वह भी नंदनी आईएएस के सभी सदस्य गणों का। जो नंदनी आईएएस के साथ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्लास, उन सभी को सफलता दिलाने के लिए हमारी पूरी टीम ने एक संकल्प लिया है कि भैया इस बार नंदनी आईएएस की लाइन लग जानी चाहिए पीएससी में कि आ गए हैं नंदनी आईएएस के ये सभी परिवार के सदस्य। तो आप सभी से गुजारिश है, इस मुहिम में, इस हमारे संकल्प में साथ दीजिए, निरंतर पढ़िए, क्लास नोट्स बनाइए और ये जो क्लासेस आपको करवाई जा रही है इसको डेली एक नहीं 2 से 3 बार कीजिए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सके, आप अपने लक्ष्य को पा सके। और इसके लिए आपको कड़ी मेहनत तो करना होगी हमारे साथ, और कर लीजिए, निसंदेह आपको सफलताएं मिलेगी। साथियों, इस बार जो है 2026 में अप्रैल माह में एग्जाम होने जा रही है 26 अप्रैल को, उस डेट को याद करते हुए हमने ये सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें क्लासेस थोड़ी बड़ी भी होगी, कुछ छोटी भी होगी, क्योंकि एक क्लास में एक टॉपिक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। यदि बड़ा टॉपिक है तो 2 क्लास में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। फिर इसके साथ हम शुरुआत करेंगे, जैसे हमारी थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है, हम एमसीक्यू जो कि 2026 में पूछे जा सकते हैं उस आधार पर भी बनाए जाएंगे। साथ ही आपको जो PYQ यानी कि पिछले साल पूछे गए प्रश्न जो कि रिपीट होते हैं, उन टॉपिक्स के उन PYQ को भी हम उठा करके आपको करवाएंगे, वह भी आपके साथ होने वाला है। तो चिंता खत्म हुई, अब नंदनी आईएएस आ गया है एमपीपीएससी के लिए तैयार होकर के। तो हो जाइए तैयार, हो चुका है आगाज, रण बदलने की तैयारी है, इस बार सफलता हमें पाना है, तो अब हमें रुकना नहीं है। चलिए करते हैं पहले जो पृष्ठभूमि से, वह है हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में जो ऐतिहासिक बात की गई है, मध्य प्रदेश का इतिहास। अगर बात करें इतिहास की तो शुरुआत करेंगे हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि क्या थी उसके बारे में समझना अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, जिस तरीके से प्रत्येक देश, प्रत्येक स्थान और आपका खुद का प्रत्येक व्यक्ति, हर एक का अपना अपना इतिहास होता है, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश का भी एक इतिहास है। उस इतिहास को पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि आप बनने जा रहे हैं उस प्रदेश के सबसे बड़े पद पर विराजमान होने जा रहे हैं, उस प्रदेश के द्वारा आयोजित की जाने वाली उस राज्य की सबसे बड़ी पोस्ट की जिम्मेदारी आप उठाने जा रहे हैं। ऐसे में आपको उस प्रदेश का हिस्ट्रिकल यानी कि ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है वो पता होना अति आवश्यक है, इसीलिए इसका औचित्य हमारी इस एग्जाम में है। मध्य प्रदेश को, अतीत को अगर समझना है तो सबसे महत्वपूर्ण होगा इसके पुरातात्विक साक्ष्य, जो कि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, और इन्हीं के आधार पर इतिहास की किताबें लिखी जा सकती हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर प्रदेश के 3 अलग अलग चरणों में समझा जा सकता है। उन तीनों चरणों का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चरण है पूर्व ऐतिहासिक काल। कौन सा है? पूर्व ऐतिहासिक काल, जहां लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। क्या कहा गया है? पूर्व यानी कि पहले जो लिखा गया था ना, उसका हमारे पास कोई लिखित रूप से साक्ष्य नहीं है। हम पढ़ के, मान लीजिए मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर लिख करके नहीं दूं आपको, केवल बोले जाऊं, तो क्या कोई साक्ष्य है? नहीं है। रिकॉर्ड फॉर्मेट से भी आपको हटा दीजिए, आपको क्लास ना मिले, तो क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, तो कोई प्रमाण है ही नहीं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही। और इसके बाद में फिर आगे चले कि आद्य ऐतिहासिक आता है। आद्य मतलब आधा अधूरा लिखा हुआ, कुछ आधा अधूरा है, जो लिखा हुआ तो है लेकिन सीमित अर्थ में, कुछ सीमित संकेत में, सब चीजें नहीं लिखी हुई है, उसे कहेंगे हम आद्य ऐतिहासिक। और इसके बाद में तीसरा जो आता है वह है ऐतिहासिक काल, जहां लिखित स्रोतों से स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। लिखित रूप से जो जितने भी सोर्स हैं हमारे, वहां से क्लियरली हमें सारे सोर्स मिलते हैं।
इस काल में मानव द्वारा प्रयुक्त जो उपकरण हैं प्रायः पत्थर के, हड्डी के और लकड़ी के बने होते हैं। उस समय लोहा तो हुआ नहीं करता था, क्योंकि अभी पाषाण युग नहीं आया है। पाषाण आएगा तब लोहा आएगा। पत्थर के औजारों जैसे हस्त कुल्हाड़ी, फलक, खुरचरी और चाकू आदि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। ये एक जगह नहीं, नर्मदा घाटी क्षेत्र जो है पूरा वह इससे भरा हुआ है इन ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों से। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी ये देना है, नंदनी आईएएस के द्वारा सेशन चलाया जा रहा है, इसकी लिंक आपने अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और अपने साथियों को भी हमारे इस परिवार का सदस्य बना करके उसे, इस परिवार को थोड़ा और विस्तृत कीजिए, क्योंकि इस बार पीएससी में लाइन जो लगानी है इंदौर में केवल और केवल पीएससी में नंदनी आईएएस दिखाई देना चाहिए, नंदनी आईएएस के ही सदस्यगण दिखाई देने चाहिए। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है उसकी बात करते हैं, तो इस समय मानव के जीवन से संबंधित कोई लिखित हमारे पास प्रमाण तो नहीं है कि मनुष्य किस तरह से रहता था, क्या करता था, लेकिन इतनी जानकारी जरूर आती है कि इनके जो पुरातात्विक साक्ष्य अगर हम खोजते हैं उनमें अगर रिसर्च करते हैं तो इनके औजार से, इनकी गुफाओं में रहते थे इसका पता चलता है। और उन गुफाओं के अंदर क्रिएटिविटी, कल्चर जो दिखाई पड़ता है, उसकी बात ज्यादा होती है कि भैया उस समय के लोग चित्रकारी बहुत अच्छे से करते थे, वो भी दीवारों के ऊपर तो शैल चित्र क्या करते थे, और शैल चित्र वही बनाएंगे ना जो वो कर रहे हैं, जो उनके जीवन में उपयोग हो रहा है। आज आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए कोई बच्चा क्रिएटिविटी करने वाला है, आपको पढ़ाते हुए देख ले, पढ़ते हुए देख ले, तो वो क्या करेगा, एक पेज उठाएगा, उस पर आपकी ड्राइंग कर देगा कि आप इस तरीके से पढ़ाते हुए इस तरीके से सिस्टम रख के कर देगा। तो ये क्या है, उस समय के जो कार्य करते थे उनको ही उन्होंने ड्राइंग के माध्यम से दीवारों पर अपने इतिहास के साक्ष्य छोड़े। ये हो सकता है कि जो चित्र बने हुए हैं ये किसी भाषा की लिपि हो, इनको पढ़ा नहीं जा सका हमने, लेकिन इनसा संकेत ही मिलता है कि ये इस तरीके से रहते होंगे, ये करते होंगे, घोड़ों के माध्यम से या इधर उधर घूमते होंगे, या शिकार करते होंगे, जो भी कि शिकार करते हुए दिखाया जा रहा है हर जगह किसी न किसी जानवर को। तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर जानवर को पकड़ रहे हैं। तो ये जो दिखाया जा रहा है ना, इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के जो मानव थे वो शिकारी था और गुफाओं में रहता था, और वह जब शिकार करके आता था उसके बाद उसका भोजन ग्रहण करता होगा। प्राग ऐतिहासिक मानव का जीवन जो है भोजन संग्रह और प्राकृतिक आश्रयों पर निर्भर था, जो नेचुरल रूप से उपलब्ध है उनके ऊपर निर्भर था। और मानव सामान्यतः नदियों के किनारों, जंगलों और पहाड़ियों में निवास करता था, जो कि मध्य प्रदेश में इस काल के व्यापक प्रमाण मिलते हैं, विशेषकर नर्मदा घाटी क्षेत्र में, जहां हमारी नर्मदा मैया हैं। जिधर देखोगे उधर नर्मदा मैया दिखाई पड़ेगी। उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा ही नर्मदा है। मध्य प्रदेश को अगर जीवित लेके चल रही है तो वह कौन है, नर्मदा है। और मध्य प्रदेश के जीवित नदी अगर कोई है तो वह नर्मदा नदी है, याद रखना। उसी के आसपास, इस नर्मदा नदी के आसपास ही हमारा ऐतिहासिक पाठ देखने को मिलता है। चिंता मत कीजिए, आपको जियोग्राफी में सारी नदियां भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, ए टू जेड जरा देखते चलिए, बस सेशन को कंटिन्यू देखिए, एक भी क्लास को मिस मत कीजिए, क्योंकि एक एक क्लास आपके लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब हम बात करेंगे जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको भी अलग अलग 3 वर्गों में विभाजित किया गया। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है यानी कि उसको भी कुछ न कुछ परिवर्तन के युग से गुजरा होगा। आपने देखा कोविड से पहले, कोविड के बाद और अब कितना लगातार हर साल नया परिवर्तन आ रहा है टेक्नोलॉजी में। तो उस समय के जितने भी मानव थे, मनुष्य जीवन था, वह परिवर्तन के युग से गुजरा होगा, तभी तो हम आज इतने सभ्य जीवन का यापन कर रहे हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने परिवर्तन को अपनाया होगा। तो इन्हें उन परिवर्तन के आधार पर 3 अलग अलग काल के चरणों में विभाजित किया गया है। उनमें है सबसे पहला, वह है आपका पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, इसके बाद में मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और जब नवपाषाण की इनकी बात करेंगे उससे पहले एक एक काल को विस्तार से पढ़ेंगे, तो सभी का अपना अपना औचित्य है, तो क्यों ना हम एक एक को पढ़ते हुए आगे चले। सबसे पहले है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल यह मानव
इतिहास का सबसे प्राचीन चरण माना जाता है। सबसे प्राचीन चरण कौन सा है? पुरापाषाण काल। इस काल में मानव क्या था? घुमंतु जीवन व्यतीत करता था, एक जगह नहीं रहता था, कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी उज्जैन में तो कभी इंदौर में तो कभी भोपाल में तो कभी दिल्ली में तो कभी लखनऊ में। ऐसे घुमंतु जो व्यक्ति आपको दिखाई पड़ते हैं, आप क्या कहते हैं उसको? घुमक्कड़ इंसान। तो जब आप उसको कहते हैं तो ये मनुष्य था ना, पहले ये खाने पीने के लिए भी घूमता था, रहने के लिए भी घूमता फिरता था, एक जगह रहने का कोई स्थायी स्थान नहीं हुआ करता। यानी कि जंगल में रहेगा, ये गुफा में रहेगा, टेम्परेरी कुछ समय के लिए रहा, वहां पर जब तक शिकार कर सकता था वहां पर खाया पिया और वहां से खाली करके निकल गया दूसरी जगह और दूसरी जगह खाने चला गया। यदि साथियों आपने अभी भी देखा हो तो कुछ गाँव में, गाँव के अगर निवासी हो तो गाँव में अगर आपने देखा हो जंगल में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, उनका निश्चित स्थान नहीं है। वो कुछ समय के लिए एक स्थान पर ठहरते हैं ताकि वहां पर जो भी नॉर्मली जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन है उनका उपयोग वो कर सकते हैं अपने जीवन में, खान पीन के लिए वो करते हैं और फिर वहां से खाली करके वहां से निकल जाते हैं और कहीं और दूसरी जगह चले जाते हैं। ये आज भी कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे आपको, ये हमारे मनुष्य जीवन में है, जिन्हें गढ़विलिया के नाम से हम जानते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी वो हमारी जो संस्कृति है उसे संजोए रखना चाहते हैं, उसको खत्म होना नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने आधुनिक जीवन का यापन शुरू कर दिया, आधुनिक युग के तरीके से रहते हैं, खान पीन वगैरह सब आधुनिक भी करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति को बचाने के लिए वे आज भी इस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारा पूरा पाषाण काल को याद हमें दिलवाता है कि हम इस तरीके से रहा करते थे। हे मानव, तुम कितनी उन्नति कर रहे हो लेकिन हमारी संस्कृति को तो मत भूलो। ये हमें संजोए रखने के लिए भी प्रेरित करता है। इसके बाद में जीवन यापन, मुख्य साधन शिकार और जंगली कंदमूल संग्रह था। औजार बड़े भारी और परिष्कृत पत्थरों से बने होते थे, छोटे मोटे औजार नहीं बना सकते। ये बताइए छोटे छोटे पत्थरों से कुछ बनता कि नहीं? जो बड़ा पत्थर होगा उसे ही अच्छे से क्रिएटिविटी की जा सकती है, उसको थोड़ा ये किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है, उसको आकार दिया जा सकता है अलग अलग। कहते हैं ना कि जो पत्थर छीनी और हथौड़ी झेल सकता है वो बाद में पूजा के लिए तैयार होता है। वो मूर्ति बन करके जब तैयार होगा तो वह क्या होगा? उसकी पूजा की जाएगी। और जो पत्थर छीनी हथौड़ों की मार नहीं सह सकता, वो हमेशा ठोकरे खाता है, वो मनुष्य के यानी कि जो उस जो जिसने छीनी हथौड़ों की मार खाई थी उसकी पूजा करने के लिए उसके आगे नतमस्तक होने के आ रहे हैं, तो तुम्हारे ऊपर पैर रख करके यानी कि तुम पंक्ति के रूप में उपयोग हो गए क्योंकि तुमने मार नहीं सही थी। अब जीवन भर तुम मार सहो, लोगों के पैर खाओ, वैसी हालत पैदा होती। तो वैसे ही जो पत्थर होते थे वो मजबूत, कठोर और बड़े पत्थर होते थे ताकि उनको आकार दिया जा सके और उससे हथियार के रूप में उपयोग किया जा सके। प्रमुख औजारों में हथ कुल्हाड़ी, जो हाथ से पकड़ करके पत्थर से मारने के लिए कुल्हाड़ी जैसी धारनुमा आकृति बनाई जाती थी। इसके साथ ही फलक बनाई जाती थी, खुर्ची बनाई जाती थी। ये आदि सभी जो साक्ष्य हैं ये पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों से मिले और मध्य प्रदेश में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। नर्मदा घाटी के आसपास के क्षेत्र, चंबल घाटी के, बेतवा नदी के, सोन घाटी के और भीमबेट की गुफाएं तो आपने जानी ही होगी, सुनी होगी कथाएं। और भीमबेट की गुफाओं में भी इसके साक्ष्य विस्तृत रूप से मिलते हैं। इन गुफाओं को, इन स्थानों को भी हम एक एक करके विस्तृत रूप से जानेंगे अलग से, लेकिन अभी जितना है उतना पढ़ते हुए चलिए, कनेक्ट करते हुए चलेंगे सभी को। अभी आपको जितना करवाया जा रहा है उतना ध्यान से करिए सभी। अब आता है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। इस काल में मानव जीवन क्रमिक रूप से विकास की दृष्टि से अब आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे चला है। और कोविड से पहले का मनुष्य ऑनलाइन जीवन यापन कम करता था, ऑनलाइन क्लासेस नहीं करता था, ऑनलाइन ऑर्डर कम करता था। लेकिन कोविड और कोविड के बाद का समाज पूरी तरह से बदलता है और ऑनलाइन क्लासेस पर भी शिफ्ट होता है। वैसे ये मध्य काल जब आता है तो ये भी क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, कुछ नई चीजों पर तरफ जा रहा है क्योंकि आवश्यकता कुछ अलग है। और वह यह है कि शिकार के साथ साथ अब मछली को पकड़ना भी प्रारंभ कर देता है और छोटे और तीक्ष्ण औजारों का प्रयोग प्रारंभ करता है। बड़े बड़े नहीं बल्कि तीरबान, ताकि दूर से शिकार की जा सके। छोटे हथियारों का प्रयोग करने लग गया धीरे धीरे, जिन्हें सूक्ष्म आश्मयी कहा जाता है। आश्म देखो यहां पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये जो दिखाई पड़ रही है ये क्या दिखाई दे रही है? ये मनुष्य बना रहा है इसको, लेकिन ये है क्या? ये ऐसे दिखाई दे रही है कि नदी या समुद्र में तैर करके, जिसे नाव के नाम से हम जानते हैं, नाव के नाम से नाव, तो नाव जो है उसकी जैसे आकृति बन रही है और इसे तैराएंगे और मछलियों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा प्रारंभ हो रहा है। मानव
अस्थायी झोपड़ियों को बनाना प्रारंभ हुआ और गुफाओं में रहना शुरू कर देता है, ताकि इसको अब स्थान की भी समझ में आएगी कि नहीं भैया, जंगल में तो कोई भी मृत्यु, कोई भी जानवर आके हमारा तक शिकार कर सकता था, तो हम क्या करेंगे, अब गुफाओं में छुप कर रहना प्रारंभ करेंगे, कुछ झोपड़ियां बनाएंगे। आपको झोपड़ियां यहाँ दिखाई दे रही होगी, ये रही झोपड़ी। तो कुछ झोपड़ियां बनाएंगे और झोपड़ियों के माध्यम से क्या करेंगे, हम वहां पर रहना चाहेंगे। और जब झोपड़ियों के माध्यम से वहां रहना प्रारंभ करेंगे तो अब धीरे धीरे हमें यह समझ में आएगा कि क्यों ना हम एक स्थायी घर बनाएं, क्यों ना हम एक जगह स्थायी रहने लगे, क्यों ना हम कुछ जमीन का हिस्सा परमानेंट करें हमारे, और हम यहीं पर क्या करें, निरंतर हमारी जो जीवन के लिए आवश्यक अन्न वगैरह है उसका उपजाव करें। ये धीरे धीरे प्रवृत्ति डेवलप होना प्रारंभ होगी। यहां से शुरुआत हो रही, अस्थायी है, अभी स्थायी नहीं है। इस काल में पशुपालन की प्रारंभिक झलक हमें मिलती है, जो शुरुआत में पशु की आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि कुछ न कुछ कार्य करने के लिए हमें पशु चाहिए, तो पशुपालन की हमें धीरे धीरे आवश्यकता पड़ी, तो हमने क्या किया, उनके पालन करना थोड़ी बहुत शुरुआत की। मध्य प्रदेश का प्रमुख स्थानों में से एक है होशंगाबाद का आदमगढ़। इसको भूलिएगा मत, ये आदमगढ़ वाला जो क्षेत्र है, यह आपको जो आज के समय में नर्मदापुरम जिले में स्थित है, वहां पर इस स्थान को याद रखना, क्योंकि यह मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। अब आता है नवपाषाण काल, नया युग आ गया भैया, नियोलिथिक जो एज आ गई है, नया समय चलना प्रारंभ हो गया है। तो इस काल में मानव ने स्थायी जीवन को अपना लिया है। अब स्थायी जीवन को जब अपनाएगा तो कृषि का प्रारंभ हुआ और यहीं पर अन्न उत्पादन शुरू कर दिया, अन्न का उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है। पत्थर के औजार घिसे हुए और परिष्कृत होने लगे हैं। अब पत्थर के जो औजार हैं उनको और नुकीला किया जाने लगा, उनको और धार वाले किया जाने लगा। उनमें पत्थर में अब कुछ अलग से हत्ता लगा दिया गया, ताकि ऐसा लगे कि भैया ये जो मनुष्य जीवन है ये अलग है। मिट्टी के बर्तन, जिसे मृद भांड के नाम से जानते हैं, नवपाषाण काल में धीरे धीरे नई कलाकृति आई और मिट्टी के बर्तन आए, उन पे क्रिएटिविटी आने लग गई। और अब ये जो जीवन है ये घर बन गया यहाँ पर भैया, और यहाँ पर खाना वाना बन रहा है, नहाने धोने की सारी व्यवस्था भी की जा रही है। और ये जा रहा है खेती करने। जब खेती करने जा रहा है तो अपने साथ में कुछ ले लिया पानी का, और अपने साथ में एक अपना साथी कुत्ता जो है उसको लेकर के चल दिया, क्योंकि अब मनुष्य क्या करेगा, खेती करेगा, और जो पशुपालन है उनका भी करेगा। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पशु क्या कर रखे हैं, पशुपालन भी कर रखे हैं। इस फोटो में सब कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको। यानी कि मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ किया, स्थायी रहना प्रारंभ किया, जीवन में अन्न का प्रारंभ, कृषि करना प्रारंभ किया, और कृषि करेगा तो वहां से अन्न का उपजाऊ होगा, और अन्न से क्या करेगा, उसको खाएगा। तो उसमें अब अभी तक कच्चा अनाज खाता था, मारा, शिकार किया, खा गया उसी को। अब जब उसको पका करके खाने लगा तो एक अलग तरीके की स्वाद की प्रवृत्ति आई। तो मनुष्य के जीवन में सबसे पहला कौन है, ये जीवा जो हमारी ये स्वादिष्ट है, और इसको स्वाद जब आ जाता है तो मनुष्य इसके पीछे कुछ भी करता चला जाता है, इसके लिए हर एक कार्य करता है। जुआ ही है, जो जीवा ही है जो आपको क्या करती है, आगे बढ़ा रही है। आज आप पीएससी यूपीएससी तैयार कर रहे हैं, यूपीएससी की इनकी तैयारी कर रहे हैं, अगर सिविल सर्वेंट बनेंगे, अगर वहां सभ्य भाषणों का उपयोग कब कर पाएंगे, जब आपकी जीवा आपके कंट्रोल में हो। समझना, वही वाली बात है। पशुपालन और कृषि के कारण ग्राम सभ्यता का एक उदय होता है, धीरे धीरे गांव का निर्माण होना प्रारंभ करता है। और यह बात हमें मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में इसके प्रमाण दिखाई पड़ते हैं। उन सारे क्षेत्रों, उन सारे स्थानों को एक एक करके हम जानेंगे, चिंता मत कीजिए, एक एक स्थानों को भी समझेंगे। मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक काल का महत्व, भीमबेटका की गुफाएं प्राग ऐतिहासिक मानव की कला और संस्कृति को दर्शाती हैं। शैल चित्रों का में शिकार करते हुए नृत्य करते हुए पशु और सामाजिक जीवन के दृश्य भी हमारे सामने उपस्थित होते हैं। और ये गुफाएं हमें कहती है कि भैया जी, ये गुफाओं में जो साक्ष्य मिल रहे हैं ये शायद हमारे क्या है, ऐतिहासिक जो हमारे लोग रहे हैं उन्होंने ही बना करके इसको छोड़ा, ऐसे तो नहीं बन गया। भीमबेटका की जो गुफा है उसको वर्ष 2003 में अवसर आता है विश्व के यूनेस्को के सामने, और इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया जाता है। यह समय गर्व की बात है मध्य प्रदेश के लिए कि 2003 में मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाने जाने वाली भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे जो है आपके समक्ष वह क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, उसकी बात कर लेते हैं। अब आता है आपका कौन सा, धीरे धीरे अब लोहा मिलेगा। क्या मिलेगा, लोहा भी मिलना प्रारंभ होगा, क्योंकि अभी तक लकड़ी का काम चल रहा था, पर अब
लोहे के औजार मिलना प्रारंभ हो गए, और जब लोहे के औजार मिलना स्टार्ट होगा तो अब ये कहा जाएगा कि यहां से एक अलग भाग का विकास हो रहा है, एक अलग पीरियड आ रहा है, और वो है आद्य ऐतिहासिक। अभी हमने क्या देखा, पूर्व ऐतिहासिक काल देखा, अब आद्य ऐतिहासिक देख रहे हैं, फिर उसके बाद में ऐतिहासिक देखें। तो आद्य ऐतिहासिक में अगर देख लें हम तो ताम्र पाषाण काल सबसे पहले क्या रहा है यहाँ पर, ताम्र पाषाण काल, इसीलिए इसको आद्य में बदला क्योंकि ताम्र पाषाण काल की सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति के समकालीन मानी जाती है, जिनका विकास नर्मदा घाटी क्षेत्र में हुआ है। ताम्र पाषाण काल कहाँ मिलेगा, इसका समय काल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो संस्कृति है उसके समकालीन, यानी कि उसी समय पर ताम्र पाषाण काल का उदय, या उस समय को ही हम ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। ताम्र पाषाण काल अधिकतर मिलता है हमारे मध्य प्रदेश के आसपास नर्मदा घाटी क्षेत्र में। इस काल के प्रमुख स्थलों में महेश्वर का है, नवदा टोली है, नवदा टोली जो कि देवास, और कायथा जो कि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में उसके बिल्कुल नजदीक, लगभग 20 से किलोमीटर दूर है कायथा यहाँ से, उज्जैन से। और इसके बाद नागदा, ये भी उज्जैन जिले में ही है नागदा भी, बरखेड़ा जो कि भोपाल में है, और एरण, ये जो क्षेत्र मैंने आपको बोले हैं ये पीएससी के फेवरेट है, जिसमें कायथा पूछा जाता है और नागदा, और एक और है मंदसौर वाला इलाका जो कि हालांकि वो आगे मिलेगा, अभी वो हम जो मंदसौर वो आगे मिलेगा आपको जब हम पढ़ेंगे क्या, महाजनपद, महाजनपद पढ़ेंगे उस समय हम मंदसौर को पढ़ेंगे, लेकिन मंदसौर का जो दसपुर जो क्षेत्र है वह आपसे पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हम मत पढ़ेंगे, एक एक करके सबको जानेंगे। बस आपको मैं थोड़ा कनेक्ट करवा रहा हूँ कि पीएससी कहाँ से पूछता है, तो महेश्वर के बारे में पूछता है, आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में इस स्थल को जाना जाता है। नवदा टोली जो कि देवास में स्थित है, और यह भी ताम्रपाषाण काल में आद्य ऐतिहासिक में आता है। वहीं कायथा, नागदा जो कि उज्जैन जिले के दो ऐसे क्षेत्र जो कि आद्य ऐतिहासिक काल को डिनोट करते हैं, और उज्जैन का इतिहास तो आप हर कोई जानते हैं, अवंतिका के नाम से महाजनपद में हम इसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम अगर और देखें तो उज्जैन में विक्रमादित्य के बारे में आपने सुना ही है, वह इनके बारे में बहुत ही महाकाल वगैरह सब कुछ एक एक करेंगे उज्जैन शहर को, क्योंकि उज्जैन से लगातार 3 से 4 प्रश्न हर बार पीएससी पूछता है, तो उज्जैन शहर को हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा कवर करेंगे। इंदौर और उज्जैन केंद्रीय भूमिका में होता है पीएससी, इसलिए हम कवर इसको भी करेंगे, क्योंकि इंदौर में तो मुख्यालय है और उज्जैन महाकाल की नगरी है, इसलिए भी इसका औचित्य है। अगला है, और सिंहस्थ का मेला भी यहाँ लगता है, तो इसलिए भी ज्यादा महत्व है। धार्मिक स्थल भी बहुत है यहाँ पर। मध्य प्रदेश के बालाघाट और जबलपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में ताम्रपाषाण कालीन औजार और अवशेष प्राप्त हुए। ऐतिहासिक अथवा प्राचीन काल, इस काल का प्रारंभ लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। आर्यों का उत्तर पश्चिमी भारत से गंगा यमुना के मैदानों की ओर विस्तार इसी अवधि में हुआ, जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर भी दिखाई पड़ता है। इस समय लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने लगते हैं, जिससे इतिहास अधिक स्पष्ट रूप से सामने आता है, और ये पता चलता है कि हाँ, इस समय सारी घटना जो हो रही है वह सही घटित हो रही है। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित निषाद जाति का उल्लेख मिलता है। ये निषाद जाति का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो निषेध जाति का जो निषाद जाति है इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, और यह मध्य प्रदेश के वन और जंगली वाले क्षेत्रों में निवास करती थी। मध्य प्रदेश जंगल में निवास कर रहा है, एक तरीके से ऐसे याद कीजिए कि निषाद लोग मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करते हैं, ये बात कही गई है, ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है। इसके बाद आगे भी देखते हैं हम, आगे है जो यह युग लगभग 1700 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। महापाषाण युग जो है, महापाषाण युग की बात हो रही है, मेगालिथिक युग जो एज है, यह इस युग की शुरुआत 1700 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है, और इस काल में दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति का प्रभाव मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों पर दिखाई पड़ता है। अब जब हमने देखा यहाँ पर पीछे की तरफ, 2 मिनट रुकिए, आपको पीछे की तरफ लेके चलते हैं। पहले ये यहाँ जो है ऐतिहासिक अथवा प्राचीन काल जो है, इसमें हमारा उत्तर भारत वाला क्षेत्र, गंगा यमुना का क्षेत्र कवर होता है, और महापाषाण युग में क्या होता है, इसका 1700 से 1000 ईस्वी पूर्व में यहाँ चलता है, और ये महापाषाण जो आता है इसमें दक्षिण भारत वाला हिस्सा धीरे धीरे
खिसक करके ऊपर की तरफ वहां की संस्कृति जो है वह मध्य भारत की तरफ आ रहा है, क्योंकि बीच वाला क्षेत्र अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश वाला विशेषकर, तो यहाँ पर उत्तर भारत की संस्कृति भी दिखाई पड़ेगी, तो दक्षिण भारत की संस्कृति भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी। तो ऐसे में दोनों संस्कृतियों का मिक्स रूप अगर कहीं आएगा तो वह मध्य भारत आएगा। और मध्य भारत उस समय का, आज में मध्य भारत उस समय का और आज का तत्कालीन मध्य प्रदेश, जो अभी जो मध्य प्रदेश है उस तत्कालीन समय में हुआ करता था, अलग अलग नामों से जाना जाता। दक्षिण भारत के विभिन्न स्थलों में से प्राप्त विशाल पत्थर की समाधियां, जिसे मेन हीर, डोलमेन आदि जो पाषाण संस्कृति की पहचान मानी जाती हैं, ये मिले हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी और रीवा जिलों में, ये दोनों जिलों याद रखना, सिवनी और रीवा जिलों से महापाषाण काल के से संबंधित हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। और अवशेषों के साथ साथ एक स्मारक स्वरूप ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, इनके हमें दृश्य जो है ये दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में महापाषाण युग भी रहा है। और ये प्रभाव था दक्षिण भारत का मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ता है, विशेषकर सिवनी और रीवा जिलों में। इसके बाद में लोह युगीन संस्कृति, अब आता है लोहा का युग, आयरन का युग आ गया है, एक लोहा का उपयोग उसका कल्चर करने का आ गया है। लोह युग से संबंधित मध्य प्रदेश में अगर प्रमाण मिलेंगे तो उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भिंड क्षेत्रों में प्राप्त होता है। जरा देखिए आप, हमारा मध्य प्रदेश का मैप थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, छोटे बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं। मैं पूरा नहीं बनाऊंगा अभी, जब जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तब आपको पूरा मध्य प्रदेश का मैप अच्छे से बनाएंगे। वो अभी केवल इतना देखिए कि हमारा जो मध्य प्रदेश का उत्तर वाला जो क्षेत्र है जिसको हम कवर कर रहे हैं, उसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसको उत्तर वाले को दिखाने के लिए इसको थोड़ा बड़ा ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जो उत्तर का ही मेन, अभी तो बात ही वहीं की चल रही है। देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला क्षेत्र है इसके, और ये इस उत्तर वाले को अगर ये आपको दिखाई दे रहा हो हल्का सा, अगर आप नोटिस कर रहे हो, तो ये जो ग्वालियर वाला क्षेत्र, इसके आसपास से आपको भिंड, मुरैना वगैरह, मतलब ये वाला क्षेत्र कवर हो रहा है। इसके बाद अगर आप देख पा रहे हो और भी, तो और भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो उज्जैन, अब उज्जैन यहाँ पर है, तो ये उज्जैन के आसपास का क्षेत्र भी कवर होगा। यानी कि धीरे धीरे ये जो इलाका है, ये वाला अगर क्षेत्र आप कवर कर ले तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर ऐसी संस्कृति का विकास हो रहा है जहां पर लोहे का उपयोग किया था, आयरन का उपयोग करना प्रारंभ हुआ, और आयरन के हथियार यानी कि लोहे के हथियार बनाने प्रारंभ हुए। और लोहे के हथियारों क्या करेगा, वह अपने मनुष्य जीवन में उपयोग करना प्रारंभ करेगा, ताकि अब पत्थरों पर निर्भर कम होगा और आधुनिक हथियारों की तरफ जाएगा। उस समय के आधुनिक था लोहा। इस काल में मानव द्वारा लोहे से बने औजारों और हथियारों का उपयोग करना व्यापक स्तर पर प्रयोग होता है। और धीरे धीरे वह शिकार करने के लिए भी लोहे का हथियार प्रयोग करता है, वह खेत जोतने के लिए भी लोहे का प्रयोग करता है, तीर कमान में भी लोहे का उपयोग करता है, अपने घरेलू उपयोग के लिए भी लोहे का उपयोग करता है। इस तरीके से लोहे का उत्पादन, लोहे का प्रयोग जो है वह लगातार बढ़ता चला गया। लोहा तकनीक के विकास से कृषि उत्पादन में वृद्धि आती है, और लोहे का उपयोग करने से खेत जोतने में आसानी हुई, और जब जोतने में आसानी हुई तो उत्पादन में भी वृद्धि होती चली गई, और बड़े क्षेत्रों में खेती करना संभव होता चला गया। लोहे का उपयोग ऐसे ही नहीं है, लोहे का औचित्य ऐसे ही नहीं है। इसके बाद में अगर आप देखें, लोहे के हथियारों के कारण सैन्य शक्ति और राजनीतिक संगठनों का विस्तार होने लगा है। अब आगे की तरफ आगे बढ़ते तो महाकाव्य काल कौन सा, एपिक पीरियड में अगर देखें तो रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश का अनंतरी क्षेत्र, जिसे बाद में दंडकारण्य कहा गया, वर्तमान में छत्तीसगढ़ वाले जंगलों में घने जंगलों से आच्छादित था। जनश्रुति और परंपराओं के अनुसार राम के वनवास का अधिकांश समय इसी दंडकारण्य में व्यतीत हुआ है। अब जो रामायण में आपने सुना होगा, दंडकारण्य के बारे में बहुत ज्यादा दिखाया गया है। ये वही क्षेत्र है जहां राम अपने जीवन का, जब वनवास गए थे 12 वर्ष के लिए, उसमें अधिकांश जीवन यापन अगर कहीं किया है तो दंडकारण्य क्षेत्र में किया है, और वह वनवास का अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश के और आज के छत्तीसगढ़ के हिस्सों में ही किया है। इस काल में विदर्भ, मलई, नर्मदा के आसपास का दक्षिणी क्षेत्र और बुंदेलखंड जैसे भूभागों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर दुष्ट राष्ट्र, जिसे दशाण देश के नाम से हम जानते हैं, इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसके शासक दशरथ से
इनकी जो पहचान है वह जोड़ी जाती है, उनके साथ इनको जोड़ते हैं और जोड़ करके आगे बढ़ते हैं। यानी कि महाभारत काल में वर्तमान मध्य प्रदेश के भागों पर चेदी, करुष, दशाण आदि राज्यों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। और ये सारे राज्यों का हम नाम ले रहे हैं ना, इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। अभी तो हम महाकाव्य काल समझ रहे हैं बस। इस युग में पांडव है, महर्षि है, ऋषि मुनि, राजा रजवाड़े और जनजातीय समुदायों को सक्रिय रूप से भूमिका में देखा जा सकता है। और उनको आगे बढ़ाने के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मध्य प्रदेश सरकार भी उन सारी चीजों का साक्ष्य और ढूंढ रही है और दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सारे इतिहास देखने को मिलता है। महाजनपद काल बहुत महत्वपूर्ण है ये, और यहां से प्रश्न आता है महाजनपद काल से। महाजनपद पीरियड में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने हैं? 16 महाजनपद है। कितने हैं? 16 महाजनपद। और किसके अनुसार? बौद्ध और जैन जो ग्रंथ है उनके अनुसार। यह काल मध्य प्रदेश के इतिहास में राजनीतिक संगठन और राज्य व्यवस्था के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इस अवधि में चेदी और अवंती महाजनपदों का विशेष महत्व था, जिनका प्रभाव मध्य प्रदेश के बड़े भागों पर रहा है। अवंती महाजनपद आकार और शक्ति की दृष्टि से एक प्रमुख राज्य था, जिसका प्रयोग मालवा क्षेत्र में व्यापक रूप से हुआ है। प्रशासनिक सुविधा के लिए अगर देखें तो अवंती 2 भागों में विभाजित था। जो अवंती वाला क्षेत्र है, जिसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि अवंती में उज्जैन वाला क्षेत्र भी कवर होगा, तो इसे बड़ा होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से इसको 2 अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। उसमें है उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी, आज का उज्जैन रही थी, और वहीं दक्षिणी अवंती में अगर देखा तो जिसकी राजधानी महिष्मती मानी जाती थी। आपने बाहुबली मूवी तो देखा ही होगा। महिष्मती के जो वहां पर महिष्मती नाम से दिया है, वही महिष्मती, इन्हीं को लेकर के वो मूवी बनाई है। इस क्षेत्र को महिष्मती जो राजधानी के रूप में। तो जो दक्षिणी अवंती था, दक्षिणी अवंती वाला क्षेत्र था, वह उनकी राजधानी महिष्मती हुआ करती थी दक्षिण की, और उत्तर वाले की उज्जैन रहती थी। ये दोनों याद रखना, महिष्मती 2 भागों में डिवाइड था, तो दोनों इसकी राजधानियां थी। मेरा वचन ही एक शासन, याद है ना। अब प्राचीन जनपदों के नाम परिवर्तित हुए, तो क्या क्या है? प्राचीन जनपद और नए और आधुनिक नाम। अवंती या अवंतिका, उसका आज का नाम है उज्जैन। दशाण की अगर देखें तो आज क्या हो गया है? ग्वालियर। चेदी का, खजुराहो जो है वो चेदी वाला है। अनुरूप, निमाड़ या खंडवा के नाम से हम जानते हैं। दशाण क्षेत्र दूसरा तो यह है आपका विदिशा वाला। टुंडिकेर जो कि दमोह वाला जो क्षेत्र है वह, और नर्मदापुरम, नर्मदा या होशंगाबाद। हालांकि ने नर्मदापुर से इसका नाम होता है होशंगाबाद, और अभी वर्तमान में इसका नाम है नर्मदापुरम। क्या है? नर्मदापुरम। इसका वर्तमान में नाम यह कर दिया गया फिर से। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा और आगे देखेंगे, जिसमें आपको मिलेगा प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश एवं उनका योगदान। राजवंशों के बारे में और उनके जितने योगदान है उसके बारे में एक एक करके जानते हैं। प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश एवं उनके योगदान को निम्नलिखित आधार पर हम समझ सकते हैं, जिसमें करश वंश जनश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार इस वंश की उत्पत्ति मनु के पुत्र वेवसत्व से मानी जाती है। वेवसत्व की वंश परंपरा से आगे चलकर करश वंश की स्थापना हुई, और इस वंश के शासकों ने करश क्षेत्र पर, जिसे वर्तमान में रीवा और बघेलखंड के क्षेत्र के नाम से हम देख सकते हैं, वहां पर इन्होंने शासन किया। तो करश का जो क्षेत्र है आपको मध्य प्रदेश में ये जो वाला क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, ये जो मैप दिखाई पड़ रहा है, ये वही है। ये सतलुज नदी का इधर है, और आपको ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखता है जो रीवा वाला क्षेत्र है, रीवा वाला क्षेत्र, और साथ में बघेलखंड के नाम से इस वाले क्षेत्र को हम बघेलखंड के नाम जानते हैं, और रीवा पटना पठार है, बघेलखंड का पठार है। तो इस वाले क्षेत्र की बात करें, दोनों को मिक्स वाला जो रूप है, वही करश वंश के राजाओं के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। और करश वंश का शासन मुख्यतः स्थानीय जनपदों या जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इनका केंद्रीय विषय भी वही हुआ करते थे। इसके बाद आगे देखते हैं चंद्रवंश। चंद्रवंश में अगर देखें तो यह
पौराणिक परंपराओं के अनुसार मनु व्यवस्त के पुत्र इला का विवाह सोम यानी कि चंद्र से हुआ, जिनके नाम पर चंद्रवंश की स्थापना होती है। तो देखिए यहाँ पर इला का विवाह हो रहा है और ये किसका पुत्र है? मनु का पुत्र है। इसका विवाह होता है इला के साथ में, वो भी किसकी पुत्री के साथ में? सोम यानी कि चंद्र की जो पुत्री है उनके साथ इला का विवाह होता है। जब ऐसा विवाह होता है तो इसका नाम दिया जाता है, चंद्रवंश की स्थापना मानी जाती है इसी आधार पर। और ये चंद्रवंश जो है सोमवंश भी कहा जाता है इसी को। तो चंद्रवंश का दूसरा नाम सोमवंश है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति चंद्र से जुड़ी हुई मानी जाती है। इस वंश का राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव बुंदेलखंड क्षेत्र तक विस्तृत था। जनश्रुतियों के अनुसार बुद्ध से चंद्रवंश इसकी जो परंपरा चली, इस परंपरा में वंश परंपरा आगे बढ़ी, जिससे अनेक शासक उत्पन्न हुए। तो बुद्ध से चंद्र की तरफ जाना, बुद्ध वंश से आगे की तरफ चंद्र वंश की तरफ बढ़े और धीरे धीरे इस परंपरा में अनेक वंश शासक आए और इसको आगे बढ़ाते चले गए। चंद्र वंश से जुड़े कई राजवंशों ने उत्तर भारत और मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, शासन किया है। चंद्रवंश में शहरात वंश में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा जो शहरात वंश के प्रमुख शासक नहपान और भूमक माने जाते हैं। नहपान का संबंध शक शासक वंश से माना जाता है और वह एक शक्तिशाली छत्र था। जूनागढ़ अभिलेख और नासिक शिलालेख नहपान से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। नहपान के सिक्के छत्रप शासन व्यवस्था का जो व्यापक रूप से हमारे सामने दिखाई पड़ता है सिक्कों के लिए। और व्यापारिक दृष्टि से यह जो क्षेत्र था यह बहुत ही प्रसिद्ध था उस समय, और जब प्रसिद्ध होने के कारण इसके हमें प्रमाण ज्यादा मिल रहे हैं। शहरात जो शासकों का प्रभाव पश्चिमी भारत और मध्य भारत के कुछ भागों पर भी फैला हुआ था और इनका प्रभाव वहां तक देखने को हमें मिलता है। कारदम वंश जो कि यशोमिति और चंदन के कारदम वंश की स्थापना की मानी जाती है, जबकि इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक मयूर शर्मन यानी कि मयूर वर्मन को माना जाता है। किसको? कारदम वंश के जो प्रसिद्ध वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक है वह मयूर शर्मन या मयूर वर्मन। और इनकी स्थापना किस किस के अनुसार मानी जाती है? तो यशोमिति और चंदन, इन्होंने मिलकर के जो कारदम वंश की स्थापना की है। मयूर शर्मन एक संस्कृत का विद्वान था, संस्कृत जो भाषा है उसका विद्वान था, और उसके शासनकाल में सांस्कृतिक गतिविधियों को संरक्षण भी मिला है। एरन वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश से, वहां से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर यह माना जाता है कि मध्य प्रदेश में निधि या खजाना गुप्त करने, धन का संचय करने की परंपरा की आरंभ इसी काल में माने जाती है। यहाँ से धन को एकत्र किया जाता था। गिरनार अभिलेख से के अनुसार मयूर शर्मन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है। तो जो सुदर्शन झील है उसमें गिरनार अभिलेख में कहा है कि मयूर शर्मन जो है उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था, जो प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक कार्यों का प्रमाण हमें दिखता है। कारदम शासकों के शासनकाल में स्थानीय प्रशासन, दान प्रणाली और अभिलेखीय परंपरा को बढ़ावा मिला है, और यह बढ़ावा मिलने के कारण इनको और आगे बढ़ाया गया है, जिसके कारण इस वंश का प्रभाव आज तक हम पढ़ रहे हैं। नंदवंश, आप सभी ने सुना होगा नंदवंश के बारे में। अब ऐसे वंश आ रहे हैं जो कि पूरे भारत में फैले हुए थे, वो छोटे छोटे वंश जो कि केवल मध्य प्रदेश या उनका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में था। मगध में नंद का सबसे प्रसिद्ध शासक महापद्मानंद माना जाता है। महापद्मानंद ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और अनेक छोटे बड़े जनपदों को अपने अधीन किया है। इसी परंपरा में यह मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा। नंद वंश जो है वह अवंती सहित कई जनपदों को मगध साम्राज्य में मिलाकर नंद वंश के मध्य भारत में अपनी शक्ति को स्थापित किया था। नंद शासकों के काल में मजबूत केंद्रीय प्रशासन और विशाल सेना का विकास हुआ, जो कि नंद वंश के प्रभाव को और
उस समय के आधुनिक राजा महाराजाओं में गिने जाने लगा। बड़वानी क्षेत्र में से नंद वंश से संबंधित मुद्राएं प्राप्त हुई, जो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में उनके प्रभाव, उनके द्वारा शासन किए जाने की ये साक्ष्य स्वरूप प्रमाण मिलता है हमें कि भैया इन्होंने, नंद वंश ने भी यहाँ पर शासन किया है। इसके बाद में मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य, इसके बाद आती है वंश की। तो कैसे? मध्य प्रदेश में मौर्य शासन के व्यापक ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं बहुत ही ज्यादा क्षेत्रों में, जिसमें सम्राट बनने से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल बनता है। उज्जैन जो कि आज भी आप सभी जानते हैं राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उज्जैन तब से निभाता आ रहा है। अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और उसके प्रसार हेतु स्तूपों का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची एक प्रमुख केंद्र था, बौद्ध केंद्र बना। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। किसने? अशोक ने 3री में। सांची स्तूप बौद्ध स्थापत्य और धार्मिक सहिष्णुता का एक प्रतीक है, और आज भी यह जो विदिशा में स्थित, रायसेन जिले में स्थित, विदिशा के पास में ही, रायसेन भोपाल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो जो रायसेन जिले में स्थित है, इसका प्रभाव आज भी पूरे भारत में देखने को मिलता है। शुंग वंश, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, और पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप का जीर्णोद्धार कराया, और इन्होंने वैदिक परंपरा को संरक्षण दिया था। शुंग काल में बौद्ध स्थापत्य और कला का विकास जारी रहा। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग है उसका पुत्र था, जिसकी जानकारी कालिदास के नाटक में मालिका अग्निमित्रम मल्लिका अग्निमित्रम नामक जो इनके द्वारा किताब लिखी गई, नाटक लिखी गई, उसमें अग्निमित्र की प्रेम कहानी के बारे में, मल्लिका और अग्निमित्र की जो प्रेम कहानी है उसके बारे में लिखा है। यूनानी शासक डेमेट्रियस जो कि हेलियोडोरस से संबंधित काल है के समय शुंगों का पश्चिम उत्तर भारत से संपर्क रहा है। तो ये मध्य भारत के साथ साथ पश्चिम उत्तर भारत तक इनका विस्तार देखने का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है, उनके साथ इनका संबंध था। सातवाहन वंश, सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने मालवा पर शासन किया है, जिसके प्रमाण पुणे के जो अभिलेख हैं वहां से मिलता है। उज्जैन, देवास, नेमवर, त्रिपुरी जो कि आज का जबलपुर है, आदि स्थानों से सातवाहन शासन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गौतमी पुत्र के पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के नासिक गुहालेख से मध्य प्रदेश के अनूप यानी कि नर्मदा क्षेत्र, अनूपपुर वाला क्षेत्र है उसकी बात हो रही है, क्षेत्र पूर्वी मालवा और अवंती पर नियंत्रण का संकेत मिलता है। सातवाहन काल में रोम के साथ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। आभूषण, चांदी के सिक्के, वाइन आदि का उल्लेख यहाँ पर दिखाई पड़ता है। सातवाहन शासक अपीलक के तांबे के सिक्के मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि हाँ भैया ये मध्य प्रदेश का जो है आज का मध्य प्रदेश, इसके अनेकों प्राचीन ऐतिहासिक भाग हैं जो आप शायद पहली बार ही देख रहे हो, लेकिन इतना सारी चीजें वह भी यूट्यूब पर नंदनी आईएएस के अलावा शायद कोई यूट्यूबर करवाएगा, शायद कोई यूट्यूब पर कोई भी ऐसी कोचिंग संस्थान जो पैसे के लिए काम करती हो वो तो नहीं करवाएगी इतने सारे, वो भी इतना डिटेल विस्तृत रूप से। एमसीक्यू तो हर कोई करवा देगा, लेकिन पेड कोर्स बेचने के लिए, है ना। कुषाण शासकों का प्रभाव मध्य प्रदेश में आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण रहा है। कुषाण काल के शासक भीम जो कडफिसेस के सिक्के विदिशा जिले से प्राप्त हुए, तो कुषाण वंश के सिक्के कहां से? विदिशा जिले से प्राप्त हुए, जो उनके प्रभाव का प्रमाण है। सांचे अभिलेखों से कुषाण शासन काल में बौद्ध धर्म के संरक्षण का हमें संकेत मिलता है। इस काल में बुद्ध की मानव आकार मूर्तियों का निर्माण होता है, यानी कि मूर्ति आकार वो भी मनुष्य के रूप में दिखाई पड़ना धीरे धीरे दिखाई पड़ती है, आरंभ हुआ है, जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश की कला पर भी पड़ता है। और ये कला पर अगर प्रभाव पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है, मध्य प्रदेश की कलाकृति आगे बढ़ रही है, और ये जो बढ़ती हुई कलाकृति है ये अब और विस्तृत रूप आगे चल के लेने वाली होगी। नागवंश,
मध्य प्रदेश में नागवंश का प्रमुख केंद्र पद्मावती, जो कि वर्तमान में नरवर और शिवपुरी वाला जो क्षेत्र है माना जाता है, जो कि पद्मावती के नाम से उस समय जानते थे। पद्मावती को नाग शासकों की राजधानी के रूप में जाना जाता था। इस वंश के शासकों के सिक्के विदिशा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जो उनके शासन का प्रमाण हमें दिखाता है। नागवंशी शासकों ने कुषाणों के प्रभुत्व का प्रतिरोध किया और स्थानीय सत्ता को मजबूत कर अपना शासन को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया है। गुप्त वंश, गुप्ता डायग्नोस्टी आती है। अब गुप्त वंश की बात। गुप्त वंश जो है इसकी स्थापना 3री शताब्दी ईसा पूर्व, जो लगभग 240 से 280 ईस्वी में मानी जाती है। मध्य प्रदेश में गुप्त शासन काल के प्रमाण एरण, विदिशा, उज्जैनी से प्राप्त हुए अभिलेखों व सिक्कों से मिलते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यह विक्रमादित्य कहानी आपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इनके बारे में बहुत सुना होगा। विशेषकर वे लोग जो उज्जैन के आसपास रहते हैं उन्होंने तो इनके बारे में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी घटना सुनी होगी। आपने विक्रमादित्य जी के न्याय के बारे में सुना ही होगा। यहाँ पर एक कहानी चलती है मालवा में कि विक्रमादित्य जी यहाँ पर जब नोही ग्रहों में जब विरोध होता है, नोही ग्रह जब लड़ते हैं कि मैं बड़ा, नोही ग्रह अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे स्वर्लोक में। तो वहां पर जब लड़ाई की समाप्ति की बात आई कि कौन हमारे साथ न्याय कर सकता है, तो जब वहां पर नोही ग्रहों ने विचार किया तो देखा कि पृथ्वी लोक में एक ऐसा इंसान जिसका नाम है विक्रमादित्य, वही एकमात्र ऐसा राजा है जो कि न्यायगत व्यवस्था कर सकता है, वही हमें न्याय दिला सकता है। तो वे नोही ग्रह विक्रमादित्य जी के पास आते हैं, न्याय मांगते हैं। फिर ये न्याय की व्यवस्था के लिए उनको कुछ समय के लिए बाहर भेजते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं और उसमें कहते हैं कि जो सबसे छोटा होगा, बड़ा कौन इसका मूल्यांकन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सबसे छोटा कौन उसका मैं क्या करूंगा, मूल्यांकन कर दूंगा। इस तरीके से उन्होंने क्या किए, 9 अलग अलग आभूषणों यानी कि अलग अलग वास्तुकलाओं की दिखाई एक जैसी देगी कुर्सियां, लेकिन उनके अंदर जो रॉ मटेरियल है उनका अलग अलग तरीका उपयोग किया, सोना चांदी लोहा वगैरह सब कुछ, और कहा कि इन कुर्सी पर आप आके बैठिए, सबसे छोटा होगा जो लोहे की कुर्सी पर बैठा होगा वो सबसे छोटा होगा। ये कह करके न्याय व्यवस्था करते हैं। ये कहानी चलती है माल वाले क्षेत्र में। और जब ये न्याय होता है तो जो शनिदेव है, शनिदेव महाराज के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें क्या करते हैं, वे लोहे की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और ऐसे में ये कहा जाता है, विक्रमादित्य जी कहते हैं कि हो गया न्याय। जब वो सभी कुर्सी पर बैठते हैं और तुरंत कहते हैं कि हो गया न्याय, सबसे छोटा कौन और कौन सबसे बड़ा, इसका न्याय हो चुका है। सभी ग्रह इस जैसे ही उन्होंने निर्णय लिया वो सबके सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी बात के हमारे अंदर छोटा बड़ा का निर्णय कर दिया, ये कैसे हो सकता है राजन। तब वो कहते हैं कि आज सुबह जहाँ बैठे हैं इन कुर्सियों का निर्धारण कर दिया गया था, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, जो जहाँ बैठेंगे वो उसी तरीके से बड़ा होगा। जो लोहे पर बैठा है, लोहे कुर्सी पर, वो सबसे छोटा है। और पता चलता है कि शनिदेव महाराज जो हैं वह सबसे छोटे, शनि ग्रह जो है वे सबसे छोटे हैं। ये इनके द्वारा निर्णय लिया गया क्योंकि लोहे की कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि नहीं, उसके बाद शनिदेव महाराज ने इनसे बदला लिया और कहा कि हे राजन, तुझे पता चलेगा तूने मेरी इन 9 ही ग्रहों में बेइज्जती की, इसका बदला तुझे चुकाना होगा। और राजा का राजकाज सब छिन जाता है, सब कुछ पूरी व्यवस्था होती है, फिर वापस मिलता भी है। और इसी उपलक्ष्य में ये जो विक्रमादित्य जी है, इनके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि यहाँ उज्जैन में शिप्रा नदी के पास में त्रिवेणी घाट है, वहां पर शनिदेव जी का मंदिर बनवाया था इन्होंने। उसी बारे में, उसी के लिए, उसी की पूरी घटना है, उसी के ऊपर मैंने आपको कहानी सुनाई है कि विक्रमादित्य जी की कहानी मालवा में बहुत प्रसिद्ध है। पीएससी कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध कहानी में विक्रमादित्य जी के द्वारा बनाए गए मंदिर पर कौन से मंदिर के बारे में साक्ष्य में मिलते हैं। तो जो आज भी विराजमान है शनिदेव जी का मंदिर, उसके बारे में पूरी कहानी यही विक्रमादित्य जी के बारे में वहां पर उससे जुड़ा हुआ है। कभी अगर उज्जैन जाने का हो तो इंदौर रोड पर ही शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर स्थित है, आप जाइएगा, देखिएगा, वहां पर रियलिटी में वैसे प्रमाण मिलेंगे जैसा कि मिलना चाहिए। ये कहानी शायद मनगढ़ंत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजा की महिमा का जो है यहाँ बड़ा ही बढ़ चढ़ के वर्णन किया गया है, तो हो सकता है, लेकिन कहानी है और कहानी को भुलाया नहीं जा सकता। हमारा पूर्वजों के द्वारा लिखी हुई हमारे लिए जानकारी है, हमें वो याद होना चाहिए।
गुप्त काल में कला स्थापत्य के रूप में अगर देखें, सॉरी अभी तो इस लाइन को छोड़ा ना, तो विक्रमादित्य जी ने पश्चिमी क्षत्रपों से पराजित कर उज्जैनी को अपना महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। मतलब उज्जैनी जो है, उज्जैन वाला क्षेत्र जो अवंती था, उसे छीन करके अपने कब्जे में लिया। गुप्त काल में कला स्थापत्य और धर्म का उत्कर्ष हुआ, यानी कि और शिखर पर पहुंचता चला गया, जिसमें विष्णु मंदिर, जिसे उदयगिरी के नाम से हम जानते हैं, और बौद्ध जैन परंपराओं को संरक्षण मिला। समुद्रगुप्त के समय साम्राज्य का विस्तार होता चला गया और उसकी उपलब्धियां प्रयाग प्रशस्ति में भी वर्णन मिलता है। ये क्या हो गया? सातवान हो गया, नाग हो गया, गुप्त। अच्छा, ना गुप्त हो चुका हमारा। अगला है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश जो है, पुराणों के अनुसार विंध्य शक्ति ने विदिशा क्षेत्र में वाकाटक वंश की स्थापना की। वाकाटक शासकों के संरक्षण में अजंता की गुफाओं की चित्रकला का महत्वपूर्ण विकास होता है। तो ये से प्रश्न पूछेगा, अजंता की गुफाएं कहां स्थित हैं, वो पूछेगा। और अजंता की गुफाओं का विकास जो मिलता है वो किस वंश के शासकों के शासनकाल में मिलता है, तो वाकाटक वंश में। प्रवर सेन प्रथम के समय वाकाटक सत्ता मध्य भारत में सुदृढ़ हुई। इस वंश का प्रभाव विदिशा और उसके आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत रूप से फैलती चली गई है। वहां पर इसका वर्णन देखने को हमें मिलता है। आगे की तरफ देखिए, राष्ट्रकूट वंश। 7वीं शताब्दी ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की शाखाओं ने बेटल यानी कि अमरकंटक तथा मालवा क्षेत्र पर शासन किया है। राष्ट्रकूट शासक ने नरेश गोविंद तृतीय ने प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को परास्त किया था। राष्ट्रकूटों के काल में कला स्थापत्य और प्रशासन का विकास हुआ तथा मध्य भारत में उनकी राजनीतिक पकड़ और मजबूत होती चली गई। इसके बारे में इसमें वर्णन देखने को मिलता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे है आपके सामने गुर्जर प्रतिहार वंश। अब थोड़ा स्पीड से करेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी, बहुत सारा कंटेंट बाकी है अभी तो। गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक नागभट्ट प्रथम थे। कौन थे गुर्जर प्रतिहार के? नागभट्ट प्रथम, जिनका शासनकाल लगभग 730 ईस्वी से 760 ईस्वी माना जाता है, लगभग 30 साल। नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन को अपने शासन का केंद्र बनाया। अब देखिएगा, यह उज्जैन वाला जो क्षेत्र है ना, यह आप देख रहे हैं लगभग अभी तक हमने हिस्ट्रिकल पार्ट जितना पढ़ा सभी में उज्जैन राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। और वर्तमान की भी बात कर लें, आज की भी वर्तमान की अगर बात कर लें, तो आज भी जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं वह उज्जैन दक्षिण विधानसभा से क्या है? विधायक हैं, उज्जैन के निवासी हैं। तो उज्जैन का इस मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण योगदान है और आज भी केंद्रीय भूमिका में है। ऐसे में इसको भूलिएगा मत। उज्जैन से मैं इसलिए कहता हूं कि पीएससी भी शायद इसीलिए उज्जैन से हर बार 1 से 2 प्रश्न बना पाता है, क्योंकि उसके पास इतना सारा कंटेंट है। और ऐसा कहा जाता है कि जो उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर है वह विश्व के लिए समय का निर्धारण कर्ता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहां से कर्क रेखा भी गुजर रही है। नागभट्ट प्रथम ने यानी कि उज्जैन को अपने शासन का केंद्र बनाया। उन्होंने अरब आक्रमणकारियों को पराजित कर पश्चिमी भारत और मालवा क्षेत्र की रक्षा की। प्रतिहार शासकों ने मध्य भारत में राजनीतिक स्थिरता और जो प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्णराज ने की, किंतु प्रथम स्वतंत्र शासक सीयक श्रीहर्ष माने जाते हैं। परमारों की राजधानी धारा, जो कि धार के नाम से आज हम जानते हैं, थी। अमरेश्वर क्षेत्र में से उनका आरंभ जो है जुड़ा माना जाता है कि इनका प्रारंभिक प्रभाव जो है जुड़ा हुआ माना जाता है। कहां पर? अमरेश्वर नामक जो क्षेत्र है वहां पर। ये रहा। राजा भोज परमार वंश के सबसे सुप्रसिद्ध शासक हैं, जिन्होंने भोपाल में भोपाल है भोजताल और सरस्वती मंदिर जैसे निर्माण करवाए हैं। और भोपाल का नाम भोजराज, यही जो भोजराज हैं, भोजताल फिर भोपाल बनता है, इन्हीं ने रखा था। परमार शासक के काल में मालवा क्षेत्र में शिक्षा, साहित्य, स्थापत्य का विशेष विकास देखने को मिलता है। बाद के काल में चालुक्य जिसे भीम प्रथम और कलचुरी शासकों के साथ संघर्ष में जो परमारों का प्रभाव मालवा तक सीमित रह करके कम होता चला गया।
ऐसे ही नहीं, मध्य प्रदेश में इतने सारे विस्तृत रूप दिखाई पड़ते हैं। मध्य प्रदेश का इतना बड़ा इतिहास ऐसे नहीं हुआ है। चंदेल वंश आ गए हैं ये भी। चंदेल शासकों ने बुंदेलखंड महावन के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र पर शासन किया है। इस वंश का संस्थापक जो है नन्नुक माना जाता है। तो चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक हैं। राजा दंगदेव के काल में चंदेलों ने प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर साम्राज्य का विस्तार कर अपने साम्राज्य को बढ़ाया। खजुराहो चंदेलों की प्रमुख राजधानी और सांस्कृतिक केंद्र था और आज ये धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के संरक्षण में ही हुआ है। ये जो आज धार्मिक स्थल बन पाया अगर खजुराहो, तो इसमें चंदेल वंश का ही बड़ा योगदान है। अंतिम शासन शक्तिशाली शासक परमद्रिदेव को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया, जिससे चंदेल सत्ता कमजोर हुई है। यहीं से होती है धीरे धीरे। जो अंतिम शासक कौन था चंदेलों का, तो वह था परमद्रिदेव, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने हराया, पराजित किया, और यहीं से चंदेल वंश की धीरे धीरे सत्ता जो है कमजोर होती चली गई। कलचुरी वंश बहुत बड़ा नाम है। मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश को दो प्रमुख शाखाएं थी, माहेशमती वर्तमान महेश्वर और त्रिपुरी जो कि वर्तमान में तेवर और जबलपुर वाला क्षेत्र है। यह वह क्षेत्र हैं जो कि कलचुरी साम्राज्य के थे। आपने ये महेश्वर जो माहेशमती के नाम से जानते हैं, इस महेश्वर के बारे में हमने पहले भी जाना। किसके बारे में पढ़ा? जब उज्जैनी के साथ में इसको पढ़ा था तब भी। अवंती वाला क्षेत्र, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में राजधानियों के रूप में। अब यही महेश्वर यानी कि यही महेशमती से माहेशमती बनता है, और यही माहेशमती हमने बाहुबली मूवी में, बाहुबली 1 और 2 जो दोनों पार्ट आए उसमें देखा है। ये माहेशमती यही महेश्वर वाला वह क्षेत्र है जिसके बारे में आपने पढ़ा है। और कलचुरी वंश भी यहाँ पर आता है, और कलचुरी वंश त्रिपुरी में भी, जो कि आज का जबलपुर और तेवर वाला क्षेत्र है, वह माहेशमती शाखा के प्रसिद्ध शासक कृष्ण राज थे, और माहेशमती उनकी राजधानी थी। कृष्ण राज ने पाश्चात्य शंकरगण और बुद्धराज उल्लेखनीय शासक माने जाते हैं। बुद्धराज को चालुक्य शासक मंगलेश ने पराजित कर माहेशमती पर अपना अधिकार किया। त्रिपुरी शाखा की स्थापना कोकल प्रथम ने की, जिनके काल में कलचुरी शक्ति का पुनरुत्थान हुआ। फिर से जो यहाँ पर माहेशमती पर अधिकार किया था मंगलेश चालुक्य शासक मंगलेश ने इनको पराजित किया था पहले, कलचुरी वंश के जो कृष्णराज है उनको, उनके जो बुद्धराज है उनको जब उनको पराजित किया, तो उसके बाद हमें वापस अगर ये कलचुरी वंश का अगर उद्भव दिखाई पड़ता है तो वह त्रिपुरी शाखा के रूप में होता है, और इसके स्थापना करने में कोकल प्रथम ने की। ये फिर से शक्तिशाली बनते हैं और फिर से इनको पराजित करते हैं। गुहिल वंश जीरण जो कि मंदसौर वाला क्षेत्र है, मैंने कहा था आपको हम मंदसौर को भी पढ़ेंगे, अभी वंश में भी आ गया है। अभिलेख से जीरण अभिलेख से मंदसौर क्षेत्र में गुहिल वंश के शासक की पुष्टि हुई है। कौन से? गुहिल वंश की। अभी पीएससी की जो 25 में एग्जाम होती प्रीलिम्स में, वहां पर गुहिल वंश से प्रश्न पूछा गया था। वहां पर 4 वंश दिए थे और चारों के सामने जोड़ी में मिला हुआ था, और वहां यह कहा गया था कौन सा से असत्य है, कौन सा सुमेलित नहीं है, वो पूछा था। और मंदसौर में गुहिल वंश का नाम नहीं लिखकर किसी और वंश का लिख दिया गया था, वहां वही आंसर पूछा था। गुहिल वंश का उल्लेख मध्य भारत में उनकी राजनीतिक उपस्थिति को दर्शाता है। विब्र जिसे विग्रह पाल को गुहिल वंश का प्रथम विग्रपाल को गुहिल वंश का प्रथम ज्ञात शासक मानता है। प्रथम तो विब्रपाल या विग्रहपाल जो है वह किस वंश का राजा शासक था? तो वह गुहिल वंश का शासक था। यह वंश बाद के काल में मेवाड़ यानी कि उदयपुर क्षेत्र से भी ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ रहा है, उसके साथ भी इनका संबंध रहा है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे है आपका मध्यकालीन इतिहास, मिडवल हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की, जिसमें इसका पार्ट रहने वाला है। आगे अगर हम देखें मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उसकी द्वितीय श्रेणी में, तो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसी संदर्भ में मध्य प्रदेश का भी
मध्यकालीन इतिहास रहा है। चलिए बात करते हैं मध्यकालीन समय के इस मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में अनेक राजाओं और वंशों ने विभिन्न समयों में शासन किया। अलग अलग समय काल पर अलग अलग राजाओं ने अपनी शासन व्यवस्थाएं निरंतर रूप से चलाई। इस काल में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का यहाँ पर उदय होता है। वे अपने अनुसार अपने क्षेत्र में शासन करना प्रारंभ करते हैं और राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा स्थापत्य जो विकास है वह हमें देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो हैं इसके शासनकाल के समय आता है वह 1195 से 96 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर के शासक सोलंकी, जिन्हें लोहंग देव के नाम से भी हम जानते थे, पर आक्रमण किया। आक्रमण के बाद जो लोहंग दंग हैं, लोहंग देव ने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली। शासन में ये रहेंगे, राजा ये होंगे, लेकिन गोरी की बातें स्वीकार की जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप गोरी का ग्वालियर पर प्रभाव जो है वह उसकी ग्वालियर की स्थापत्य कला में भी दिखाई देने लग गया। वहां पर भी इसका इफेक्ट देख रहा था। 1206 ईस्वी तक ग्वालियर, कालिंजर और मालवा के क्षेत्र पर गोरी ने अपना अधिकार आ चुके थे, उसके अधिकार क्षेत्र में आ गए थे 1206 में, क्योंकि 1996 के समय से ही, उसके आसपास से ही ग्वालियर तो उनके आधिपत्य में आ ही चुका था, उनके कंट्रोल में हो ही चुका था। लेकिन अब आगे चल करके कालिंजर भी उनके कब्जे में आता है और मालवा जो पूरा इतना बड़ा क्षेत्र था वह भी उनके जो गोरी है मोहम्मद गोरी उसके कब्जे में आ चुका था। इन विजयों के माध्यम से भारत में तुर्क शासन की नींव पड़ी और यह जो नींव पड़ी है ये कहीं ना कहीं भारत के लिए क्या हुई, आगे चल करके एक स्थापत्य कला और सभी जितने भी रही भारत में, वे मुस्लिम जो शासक रहे उनका इफेक्ट उसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है सल्तनत काल, जिसमें सबसे प्रमुख शुरुआत होती है गुलाम वंश। गुलाम कौन थे? गुलाम वे यानी कि राजा के अधीन, राजा की गुलामी करने के लिए जो व्यक्ति होता था उसे गुलाम कहा गया। और विडंबना देखिए, भारत में ऐसे गुलाम वंश की स्थापना होती है कि जो किसी राजा का गुलाम है और वो भारत में राजा का प्रतिनिधित्व कर रहा। ये तो बड़ी ही विडंबना है। सल्तनत काल की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक, इस नाम को याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक से मानी जाती है, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। ऐबक ने अंतिम चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित कर कालिंजर पर अपना अधिकार कर लिया था। गुलाम वंश के प्रभावशाली शासकों में इल्तुतमिश का प्रमुख स्थान रहा है। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने स्वयं को स्वतंत्र जो घोषित किया था। इल्तुतमिश ने मध्य प्रदेश में मांडू, ग्वालियर, कालिंजर, मालवा और उज्जैन, जिसे महाकालेश्वर क्षेत्र हैं, को जीत करके अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण के पास में एक छोटी सी मस्जिद है, छोटी सी बिल्कुल, वहां पर क्योंकि इसने महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट ना करके उसको ऐसा से छोड़ा था और वहां पर एक छोटी सी मस्जिद जैसा बना करके अपनी आराधना इसने उसके रूप में की थी। ये जो महाकाल है मेरी रक्षा करेंगे, इस तरीके से कुछ किया था इन्होंने। उसके शासनकाल में सल्तनत का विस्तार नर्मदा नदी तक पहुंच गया और धीरे धीरे विस्तार नर्मदा नदी यानी कि दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा था। इल्तुतमिश जो था वह गुलाम का भी गुलाम था, यानी कि खुद गुलाम, पहले तो राजा, फिर उसके नीचे फिर गुलाम, वो भारत का राजा बनता है और उसका गुलाम फिर वो भी भारत का राजा बन रहा। वह इस तरीके की स्थिति आगे बनती चली जा रही थी। तोमर वंश जो है 14वीं शताब्दी में वीर सिंह तोमर ने मुस्लिम सत्ता की कमजोरी का लाभ उठा करके ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना कर डाली। उन्होंने देख लिया कि भैया जी अब जो सल्तनत काल है वह कमजोर पड़ रहा है, और जब वह कमजोर पड़ रहा है तो हम क्या करें। यहाँ के क्षेत्रीय राजा जो थे उन्होंने फायदा उठाया इस बात का और तोमर वंश के रूप में एक नया वंश का स्थापना की। वीर सिंह तोमर ने तोमर वंश की स्थापना कर दी। थे वीर तो वीरों की भांति कार्य कर गए और ग्वालियर में तोमर वंश आ गया।
तोमर वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक राजा मानसिंह तोमर माने जाते हैं। मानसिंह तोमर ने ग्वालियर दुर्ग को मजबूत किले के रूप में विकसित किया। जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो किला है इतना मजबूत, ये राजा मानसिंह की ही बदौलत है कि इसको और मजबूत कर दिया गया था। ग्वालियर किला अपनी भव्यता के कारण भारत का जिब्राल्टर कहलाता है। कि यह भारत का जिब्राल्टर के नाम से कौन से किले को कहा जाता है, तो वह ग्वालियर का किला है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसलिए मध्य प्रदेश में जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसी में मध्य प्रदेश का इतिहास भी आता है और यह एमपीपीएससी के लिए और औचित्य बढ़ जाता है। वो कहेगा मध्य प्रदेश का वो कौन सा किला है जो भारत का जिब्राल्टर कहलाने का दर्जा रखता है, तो वह ग्वालियर है। कौन सा है भैया? ग्वालियर है। आगे देखेंगे हम गोंड राजवंश। भारत में हमारा जो पूरा भारत है वह गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, दक्षिण वाला विशेषकर मध्य प्रदेश का आधा भाग और लेकर के। तो ये जो गोंडवाना लैंड का हमारा हिस्सा है उसी को आप ऐसे जोड़ लीजिए उसके साथ कि यहाँ पर गोंड जनजाति भी रहती है, तो उसी में से निकल कर बाहर आएगा। चलिए इन सारी बातों को छोड़ते पहले देखते हैं गोंड राजवंश की तरफ। यादव राव ने गढ़कटका गोंडवाना में गोंड राजवंश की क्या की है? स्थापना की थी। तो यादव राय ने, किसने? यादव राय जो है राय ने गढ़कटका में, गढ़कटंगा में गोंड वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? तो संग्राम शाह। आपने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश में संग्राम शाह का। पूछा जाता है गोंड वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? संग्राम शाह। गोंडवाना की प्रसिद्ध शासिका रानी दुर्गावती। आपने रानी दुर्गावती के बारे में यह भी सुना होगा कि भोपाल के पास में ही रानी दुर्गावती जी का क्षेत्र है और इन्हीं के नाम के उपलक्ष्य में, इन्हीं को यादगार के रूप में अभी पिछले 2 साल के अंदर ही अगर बात करें 2 से 3 साल में 2023 में ही जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो कि भारत की पहली ऐसी ट्रिपल मॉडल पर विकसित की गई थी जो कि पूर्णतः एयरपोर्ट के जैसे, एयरपोर्ट जैसी प्रकृति दिलवाती है, ऐसी स्थिति हमारे सामने ऐसा दृश्य रख पाती है। तो ऐसे स्टेशन बनी थी पहली जो कि रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन भोपाल के पास में स्थित है। ये भी याद रखना। इन्हीं के लिए मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया और वे मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थी। अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जब यहाँ पर इनके पति यानी रानी दुर्गावती के पति की डेथ हो गई तो उसके बाद इनका शासन इनसे छीना जा रहा था, लेकिन रानी दुर्गावती ने बहुत ही गर्मजोशी, समझदारी और वीरता के साथ यहाँ पर शासन को संभाला था। अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार किया था। अकबर के सेनापति आसफ खान ने रानी दुर्गावती को पराजित कर गोंडवाना को में मुगल सत्ता का विस्तार किया और वो युद्ध लड़े और युद्ध लड़ने के बाद उनकी हार हुई थी और हार होने के बाद में ही उसको उन्होंने कब्जा किया था। लेकिन जब तक जीते जी तो अधीनता स्वीकार इन्होंने नहीं की थी, वीरता से इन्होंने युद्ध लड़ा था। मुगल काल आता है, मुगल पीरियड। मुगल काल में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे ताजमहल, आगरा का किला, सब कुछ A to Z, एक एक चीज वो भी जानेंगे। लेकिन पहले जानते हैं इनके बारे में कि क्या क्या हो रहा है। 1527 ईस्वी के आसपास की बात है। 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर मालवा क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। फिर अकबर ने शासनकाल, जो अकबर का शासनकाल आता है तब उसके शासनकाल में मालवा का शासक बाज बहादुर था। उस समय मालवा में राज करने वाले एक बाज बहादुर हुआ करते थे। उन्होंने मालवा क्षेत्र पर अपना अधिकार किया, अपना शासन चलाया। अकबर ने उसे पराजित कर मालवा को भी मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। फिर आगे चलते हैं। गोंडवाना विजय अकबर की महत्वपूर्ण सफलताओं में एक मानी जाती है। इन विजयों के माध्यम से अकबर ने मध्य भारत में मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया और वहां पर आगे पछाड़ा, आकर अपना पैर फंसाया। फिर इन्होंने धीरे धीरे यहीं से कुछ प्रारंभ किया और वह किया दक्षिण भारत की तरफ। कहीं ना कहीं मध्य भारत पर इनका अधिकार होने से जो दक्षिण भारत है उस पर भी ये अपना अधिकार जताने के लिए धीरे धीरे आगे की तरफ चलेंगे। बुंदेला वंश। अब बुंदेला वंश जो है ये मध्य प्रदेश, और हम मुख्यतः अभी जो वंश पढ़ रहे हैं वो मध्य प्रदेश के पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में ही हम जान रहे हैं पूरा। बुंदेला वंश का उदय
14वीं शताब्दी में हुआ था। रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 ईस्वी में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया। ओरछा जो कि आज भी मध्य प्रदेश के पर्यटन के रूप में फेमस है, और अभी मध्य प्रदेश सरकार की जो पर्यटन के बारे में जो योजना चल रही है, उन योजना में ओरछा भी एक प्रमुख स्थान है। वीर सिंह जो बुंदेला है सबसे महत्वपूर्ण चरित्र हैं। ये जो नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण है बुंदेला वंश में। वीर सिंह बुंदेला ने मुगल बादशाह जहांगीर के आदेश पर अबुल फजल की हत्या की थी। आदेश किसका था? मुगल बादशाह जहांगीर का। और अबुल फजल जो है इसकी हत्या की जुझार सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध संघर्ष किया। अब देखिए जुझार सिंह कौन है? ये बुंदेला शासक है, और शाहजहां ने जो था मुगल का, उनसे इनने लड़ाई की, उनके साथ इनकी लड़ाई चली, संघर्ष चला। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक छत्रसाल था। छत्रसाल के ऊपर बहुत सारी कहानियां चलती है, इसलिए भी छत्रसाल को याद रखना। वीर सिंह, जुझार और छत्रसाल। वीर सिंह ने क्या किया था? अबुल फजल की हत्या की थी जहांगीर के कहने पर। और बुंदेला वंश की जो राजधानी थी वह ओरछा को बनाया गया था। रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 में इसकी स्थापना की थी। यह भी याद रखना, एक तो रुद्र प्रताप, फिर वीर सिंह, फिर इसके बाद में आता जुझार सिंह, और इसके बाद में आता छत्रसाल। सबसे प्रसिद्ध है जिसने मुगलों से युद्ध किया और बाद में सम्मान भी प्राप्त किया, क्योंकि मुगलों से इन्होंने अधीनता स्वीकार करना नहीं किया था। इसके बाद में हृदय शाह बुंदेला ने गढ़ के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण कराया। ये हृदय शाह, इसके बारे में तो बहुत सारी कहानियां किताबों में लिखा हुआ है। गंगा सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है? तो यह ओरछा नगर के पास में है। और इन्होंने गढ़ के समीप जो गढ़ नामक क्षेत्र है उसमें, उस जगह पर एक गंगा सागर जो जलाशय यानी कि तालाब एक तरीके से उसको निर्माण करवाया। और उस समय जिन्होंने निर्माण कराया वह थे हृदय शाह बुंदेला के राजा। बुंदेला जो वंश है उनके एक शासक थे उनमें से। तो चारों पांचों नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, याद आपको होने चाहिए। अगला है बघेल राजवंश। बघेल वंश का शासन जो क्षेत्र था वह रीवा वाले क्षेत्र में था। और इस वंश के प्रथम ज्ञात शासक जो है भैरव माने जाते हैं। भैरव, काल भैरव की बात नहीं कर रहा हूं, भैरव की बात कर रहा हूं। बघेल शासक वीरभद्र सिंह ने रीवा को एक संगठित राज्य के रूप में स्थापित किया। और बघेल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक रामचंद्र थे। बघेल के जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शक्तिशाली वीर थे वह कौन थे? रामचंद्र थे। और इसके बाद में अगर हम देखें तो बघेल शासक वीरभद्र सिंह ने रीवा में एक संगठित राज्य के रूप में धीरे धीरे पूरा को एकजुट करने का प्रयास किया था, तो वह था वीरभद्र सिंह। और स्थापना की इनके जो माने जाते हैं कि ये प्रथम थे, तो ऐसा माना जाता है कि भैरव जो है वही इसके संस्थापक स्वरूप माने जा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का हमें ज्ञात स्रोत मिलता है। ठीक है। इसके बाद में मुगल सम्राट अकबर ने राजा रामचंद्र को अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था। अब जब स्थान प्रदान हो रहा है तो कहने की क्या हो रहा है? शक्ति का संतुलन स्थापित किया जा रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रेम से ही अधिकार कर लेते हैं। आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है वो भी जान लेते हैं थोड़ा। उसमें भी तो योगदान होगा, तो बिल्कुल है। जो आधुनिक इतिहास है उसमें मध्य प्रदेश के इतिहास में अगर देखा जाए तो यह मराठों के उत्कर्ष से मानी जा सकती है। इस काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी भारत में आगमन होता है, और वह जब भारत में आ रही तो धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी आएगी, जिसे धीरे धीरे प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाता चली गई। और मराठा और अंग्रेज शासन के दौरान मध्य प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे में भी काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि चाहे इंदौर वाला क्षेत्र हो, चाहे मालवा वाला हो, चाहे यहाँ पर चंदेले वाला हो, ये सब मराठाओं के ही क्षेत्र में उनके साथ में रहकर कार्य करने वाले थे। तो ऐसे में अब यहाँ पर अंग्रेजी कंपनियां जो है वो शासन करने के लिए आ रही, तो इनसे लड़ाई लड़ेगी। और जब लड़ाई लड़ेगी तो ये एक से एक साथ, सभी से एक साथ नहीं लड़ेगी, एकजुट होकर नहीं लड़ेगी, बल्कि अलग अलग टुकड़ों में एक फूट ढाल करके आपस में लड़ा करके खुद शासन करना प्रारंभ करेगी, ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगी। तो इन सारी चीजों को हम जानेंगे अभी इसी क्लास में एक एक करके। सबसे पहले मराठा वंश का उद्भव कैसे होता है। तो मराठों ने मध्य प्रदेश के मालवा और गोंडवाना क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मराठाओं ने जो इनके प्रमुख रहे हैं, जिससे
1722 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम ने मालवा पर पहला आक्रमण किया, और मालवा पर आक्रमण तो किया और इसके बाद इसको धीरे धीरे मालवा को मराठों का अधीन करने का प्रयास किया। 1724 ईस्वी में यह क्षेत्र चौथ और सरदेश मुख के रूप में मराठों के अधीन आ गया है। 22 में पहला आक्रमण हो रहा है और 24 में चौथ और सरदेश मुखी यानी कि वहां की कर प्रणाली, आपको अगर आपको शासन करना है तो मराठों के अधीन रहना होगा, और मराठों को इसके बदले में आपको चौथ यानी कि आपकी जो कमाई है उसका 1/4 रेशो 1/4 किसको दोगे? मराठों को दोगे। मराठा साम्राज्य में आप दोगे दान, ताकि आपकी हम रक्षा कर सके, आपके राज्य की रक्षा कर सके। सरदेश मुखी भी यानी कि जो टैक्स हैं, ये दो प्रणाली चलती थी टैक्स की, इनमें मराठों में वह चौथ और सरदेश मुखी थी। मराठों के बारे में और डिटेल से उनकी जो आर्थिक गतिविधियां वो अलग से वीडियो बनेगा, वह आपको चौथ और सरदेश मुखी को विस्तार से समझा दूंगा। 1737 से 1738 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मालवा पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया। देखिए 24 तक क्या है, केवल कर टैक्स देना पड़ रहा है, बाकी शासन वही कर रहे हैं जो पहले से। लेकिन अब जब लगभग 10 साल बाद पूर्णतः उसको अपने अधिकार में ले लिया, पूरे मालवा पर पेशवा बाजीराव का अधिकार हो गया। अब केवल टैक्स नहीं बल्कि वहां की जनता के लिए नीति निर्माण भी पेशवा बाजीराव यानी कि मराठा करेंगे। 1731 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद सिंधिया और होलकर वंश स्वतंत्र शक्तियों के रूप में उभर करके सामने आते हैं। सिंधिया जो कि ग्वालियर में उभर के आते हैं और होलकर जो कि इंदौर में निकल करके आते हैं। धीरे धीरे ये अपने शासन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मराठों में थोड़ी क्या होती है, दिक्कत हो जाती है, मतलब वो उनकी लड़ाई में उधर व्यस्त होते हैं तृतीय युद्ध में, तो इसलिए बाहर एक और वंश निकलते, दो और शाखाएं थी मराठे, ये भी मराठों के साथ में रहते थे। जब क्षेत्रीय युद्ध लड़ना तो अलग अलग होते थे, लेकिन जब कहीं मराठों को किसी और शासक के विरुद्ध लड़ना, सब एकजुट होकर के लड़ाई लड़ते थे। होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर ने उन्होंने 1732 ईस्वी में इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। तो 1732 में जो मल्हार राव होलकर महत्वपूर्ण है, कभी इंदौर जो कि इस समय इंदौर भी केंद्रीय भूमिका में। आप सभी जानते हैं कि इंदौर में भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, उसके लिए तो जाना जाता है, लेकिन अभी हाल ही में वहां पर खराब पानी पहुंच जाने के कारण कुछ आम लोगों की, कुछ ही नहीं काफी मतलब लगभग 20 से 30 के आसपास, 20 से 30 के रेशियो में कुछ आम नागरिकों की डेथ हुई है, और वह केवल और केवल अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, और जो उसके जिम्मेदार है वो भी कुछ अपशब्दों का प्रयोग करे। तो आप सभी जानते हैं कि इंदौर अभी चर्चा में। ऐसे में एमपीपीएससी क्योंकि उसका मुख्यालय भी इंदौर में है, तो वहां से प्रश्न वो पूछ सकता है। तो होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर का संबंध होलकर वंश से है, और इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर को बनाया था। 1766 ईस्वी में मल्हार राव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई होलकर ने 1767 से 1797 ईस्वी तक कुशल शासन किया। ये मल्हार राव की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद में देवी अहिल्याबाई जो है उन्होंने वहां पर शासन व्यवस्था को संभाली, वो आगे चली। ये दिखाई पड़ रही है देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही साइड में। अहिल्याबाई के काल में प्रशासनिक सुधार हुए, धर्मार्थ हुए, धर्मार्थ कार्य हुए, मतलब धार्मिक स्थापना हुई, धर्म के लिए कार्य किए गए, स्थापत्य कला का विशेष विकास हुआ। जो इंदौर में आपको स्थापत्य कला दिखाई पड़ती है उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। बाद के काल में होलकर राज ब्रिटिश प्रभाव में आ गया और अंततः भारतीय संघ में विलय भी हो गया। ये जो आप इंदौर में, इंदौर राजवाड़ा वाला क्षेत्र में अगर जाएंगे तो वहां जितने भी स्थापत्य कला दिखाई पड़ती है वह इन्हीं के शासनकाल में, यानी कि अहिल्याबाई के शासनकाल में ही ये स्थापत्य कला का विकास हुआ है। 1732 ईस्वी में मालवा से स्थापित हुए 5 राज्य कौन कौन से? जो पहले एक मालवा प्रांत हुआ करता था, मालवा राज्य हुआ करता था, उसके 4 अलग अलग क्षेत्र होते हैं। उसमें ग्वालियर, जो ग्वालियर समय मालवा का हिस्सा था, लेकिन सिंधिया राजवंश स्थापित होता है मालवा से अलग होकर के। इसके बाद में जो इंदौर है वह होलकर राजवंश, धार है वह परमार राजवंश, और देवास बड़ी पट्टी जो कि पुंवार या पमार वंश यहाँ पर भी होता है, और देवास की छोटी पट्टी जहाँ पर जाट या जाट वंशी शासक, ये अलग अलग
5 छोटे छोटे राज्य के रूप में उभर करके आते हैं। इसके बाद में सिंधिया के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा कि क्या होता है सिंधिया के बारे में भी। सिंधिया वंश की हम बात करते हैं तो जैसा कि हमने अभी पीछे देखा कि यहाँ पर मालवा से अलग 5 राज्य बन रहे हैं, जिसमें ग्वालियर है, इंदौर जिसमें सिंधिया राजवंश, इंदौर में होलकर राजवंश, धार में पमार जो परमार राजवंश है, देवास में जो कि बड़ी पट्टी वाली देवास जो हिस्सा है उसमें पमार वंश आता है, छोटी वाली जो देवास की पट्टी है उसमें जाट वंशीय शासक आते हैं। ये अलग अलग राज स्थापित होते हैं। उसमें इन 5 में से एक को पढ़ेंगे सबसे पहले हम सिंधिया राजवंश के बारे में। सिंधिया राजवंश जो है वह ग्वालियर में सिंधिया राजवंश की स्थापना करते हैं और इसके संस्थापक जो बनते हैं वह है रणोजी सिंधिया। तो राणोजी के नाम से भी इनको जाने जाते हैं, लेकिन रणोजी इनका मुख्य नाम है। वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे महादजी सिंधिया, जिन्होंने मराठाओं से युद्ध में भाग लिया। इसके साथ ही 1765 में जब गोहद के जाट शासक लोकेंद्र सिंह से ग्वालियर का किला जीत करके अपने आधिपत्य में लाए, अपनी शासन व्यवस्था संभाली, महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर प्रभाव स्थापित कर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को संरक्षण दिया। शाह आलम द्वितीय जो है उसको संरक्षण देने का कार्य किया है, ये बड़ी बात है सिंधियाओं में। उनके शासनकाल में प्रशासनिक सुधार भी बढ़ चढ़कर किए गए। 1794 में जब महादजी की मृत्यु हुई तो दौलतराम सिंधिया जो हैं, दौलतराव सिंधिया, उन्हें उनका उत्तराधिकारी बना करके राजगद्दी पर बिठाने की बात की गई। 1810 ईस्वी में दौलतराव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले सिंधिया की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। जब सिंधिया की राजधानी उज्जैन थी उसी समय उज्जैन में प्रसिद्ध आपने देखा होगा जो गोपाल मंदिर करके एक मंदिर है जहां पर सिंधिया लोग अभी भी पूजा करते हैं, पूजा पाठ के लिए आते हैं। ये कहा जाता है कि उन्होंने बनाया था, केवल उनकी पूजा पाठ के लिए ही इस मंदिर का निर्माण किया गया था। भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है उसी के लिए गोपाल मंदिर बना हुआ, आज भी फेमस है, आज भी है यहाँ पर। इसके बाद में बाद के प्रमुख शासकों में जानकी कोजी, इसके बाद में जयाजी राव और इसके बाद में माधवराव सिंधिया। बहुत महत्वपूर्ण है माधवराव सिंधिया। मध्य प्रदेश में एक माधवराव नाम से यूनिवर्सिटी भी है और उज्जैन में माधवराव करके एक लाइब्रेरी भी जो सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से है वह भी यहाँ पर स्थित है। 1886 से 1922 और जीवाजी राव इन्होंने भी शासन किया। इसके बाद आते हैं और 1948 ईस्वी में जीवाजी राव के समय ग्वालियर पर भारतीय संघ में विलय भी होता है। जीवाजी राव के समय जो भारतीय संघ है ग्वालियर उसमें शामिल कर लिया जाता है 1948 में। क्यों? क्योंकि 1948 यानी कि 1947 में क्या हो रहा है, जो हमारा भारत है वह आजाद हो जा रहा है और जब 1947 में आजाद होता है तो इसे भारत के जो संघ है, हमारा यूनियन है आज का भारत, उसमें शामिल किया गया 1948 में। ये बात याद रखना। सिंधिया शासकों का निवास जय विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है जो कि ग्वालियर में स्थित है। और ये जहां मैंने लिख रखा है 1948, ये देख लीजिए, ये ग्वालियर का किला यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। किस तरीके से विलास जय विलास जो है कैसा दिखाई देता है, ये सिंधियों का निवास स्थल है। आपको देख कर लग रहा होगा कितनी बड़ी हवेली है जिसमें ये लोग रहते थे। खैर आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे है आपके जो 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का योगदान। तो 1818 ईस्वी में मराठा शक्ति के पतन के बाद मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो चुका हुआ और इसी के चलते नागपुर में अप्पाजी भोसले को पदच्युत किया गया। इनके पद से इनको हटा दिया गया। पदच्युत का मतलब यह कि इनके पद से इनको हटा दिया गया, अप्पाजी भोसले को। और यहीं से होती है, इन्होंने भी कहीं न कहीं 1827 क्रांति में योगदान देने का कार्य इसीलिए भी किया। 1823 ईस्वी में नरेश शंकर सिंह के पुत्र देवदत्त ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और जब 33 में विद्रोह हुआ तो ये आगे चलकर 1857 की क्रांति में भी इनका योगदान माना जाता है। 1842 ईस्वी में नरसिंहपुर के जमींदार दिलन शाह और हाजीपुर के किशन शाह ने अंग्रेजों की सत्ता का बढ़ चढ़ करके विरोध किया और जब ये विरोध किया तो यह आगे चल करके 1857 की क्रांति में इनके द्वारा जो बीज बोए जा रहे थे वह निकल करके यहाँ पर एक पेड़ बना और पेड़ बन करके फल देना प्रारंभ हुआ था 1857 में।
जून 1857 की बात करते हैं तो यहाँ पर नीमच, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का आज एक राज्य है, सॉरी एक जिला है नीमच, उसकी बात कर रहे हैं। उस समय नीमच नामक एक छावनी हुआ करती थी, वहां से मध्य प्रदेश में क्रांति की शुरुआत होती है। 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ होती है? नीमच वाले छावनी में, और समय है, महीना है 1857 में जून माह में। ग्वालियर के निकट 14 जून 1857 को सैनिक विद्रोह हुआ और बाद में यह प्रशासनिक नियंत्रण के विद्रोहियों के द्वारा के हाथों इसको अपनाया गया, आगे बढ़ाया गया और ये निरंतर आगे चला। हालांकि नहीं, अंग्रेजों के द्वारा भी इसको दफना दिया गया था। 20 जून 1857 को सागर में विद्रोह हुआ और जिसमें अंग्रेजों को पराजय झेलना पड़ी थी। ध्यान दीजिए, 1858 में यह वह समय है सागर का, जो आज सागर जिला है हमारा, उसकी बात कर रहे हैं। वहां पर जब इनको सामना करना पड़ा तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह में हार का सामना किया था। रीवा, जबलपुर, देवास और सिंधिया क्षेत्र में भी विद्रोही गतिविधियां देखी गई है। यहां पर भी विद्रोह हुए। इन गतिविधियों के कारण जबलपुर में भी और लगभग हमारा पूरा मध्य प्रदेश जो है वह कवर हो रहा है, जहां 1857 की क्रांति होती दिखाई पड़ रही है। इसके बाद में हम आगे देखें तो प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में योगदान दिया है? तो उसमें रानी अवंतीबाई, जो कि रामगढ़ की थी, रामगढ़ में इनका निवास था। वहां पर इन्होंने नारायण सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हुई। हमारे यहाँ की वीरांगनाएं केवल झांसी की रानी के बारे में तो कहानियां में मिल जाती है, लेकिन ऐसे बहुत सारी रानियां महारानियां हुई है जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये सब रानी झांसी रानी की तरह ही, उनके भांति ही, और ये भी इन्होंने अपनी वीरता को प्रमुखता से आगे रखा कि हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे और लड़ी। इनके राज्य को किसी के अधीन जाने से इन्होंने बचाने का प्रयास किया है। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी से हटाए जाने के बाद ग्वालियर क्षेत्र में निर्णायक युद्ध होता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तात्या टोपे ने मध्य भारत में विद्रोह को संगठित किया और उसके बाद गिरफ्तार होकर फांसी दी गई। जो तात्या टोपे थे उनको फांसी दी गई थी, आप सभी को पता है। उनको धोखे से गिरफ्तार किया गया था। अंततः अंग्रेजी सेना की शक्ति के सामने विद्रोह को दबा दिया गया, परंतु 1857 की क्रांति ने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रख दी थी। एक तरीके से जो हमने शुरुआत की थी 1857 में, उसकी सफलताएं मिलती हैं 1947 में जाकर के। लगभग 100 साल का इंतजार करना पड़ा, 90 तो हो चुके थे, तो लगभग 90 साल का हमने इंतजार किया। उसके बाद आजादी का हमारा तिरंगा का सपना इन लोगों ने बलिदान देकर के किया था, उनको हमने चरितार्थ किया, सफलताएं पाई। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख विद्रोही मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो विद्रोही और संबंधित स्थल ये पूछ जाते हैं। रोहिला रमजान, कहां पर थे रोहिला रमजान? सागर में। टंट्या भील, खरगोन, भूलिएगा मत टंट्या भील को। ये आदिवासी के जो भगवान के रूप में जाने जाते हैं मध्य प्रदेश में, और ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें हम मामा के नाम से भी जानते हैं। अभी हम शिवराज मामा की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो आधुनिक आज के हैं, लेकिन जो टंट्या भील हैं ये उस समय के टंट्या मामा के नाम से भी इनको जाना जाता है। शेख सरहंग, जिसे गड़ा मंडला के नाम से जानते हैं, वो इस स्थल पर रहते थे। राजा कुंवर शाह रामगढ़ में, नारायण सिंह रामपुर में, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर और झांसी वाले क्षेत्र में, तात्या टोपे, तो तात्या टोपे जो था टाटिया, वह कानपुर, सागर और ग्वालियर तीनों ही क्षेत्रों में इनका प्रभुत्व दिखाई पड़ता है। भीमा नायक, ये भी महत्वपूर्ण है, भीमा नायक को भूलिएगा मत। भीमा नायक मंडलेश्वर, जो कि मंडलेश्वर जो क्षेत्र है ये आज के वर्तमान के उज्जैन के जो जिला है इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर भीमा नायक का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और भीमा नायक भी आदिवासी क्षेत्र से जुड़े हुए थे। रानी अवंतीबाई रामगढ़ में, हाकिम खां जो कि झांसी लक्ष्मीबाई की ओर से, वहां पर हाकिम खां जो था वह खड़ा था, और निर्भया बाई जो कि रामगढ़ अवंतिका बाई की अग्रदूती था। निर्भया बाई का याद रखना, ये रामगढ़ में थी और ये अग्रदूतिका कौन किसकी थी? रानी अवंतिका बाई जो है उनके अग्रदूतिका, यानी कि उनके साथ में उनसे आगे ये खड़ी थी कि रानी आप साथ हैं, मेरे होते हुए आपके ऊपर कोई हथियार नहीं उठा सकता। इस तरीके से साथ में खड़ी थी निर्भया
निर्भया बाई। याद रखना इनको भी, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जिसमें से टंट्या भील का है, राजा कुंवर सिंह का है, रानी लक्ष्मीबाई का है, तांत्या टोपे हैं, भीमा नायक है, रानी अवंतिका है, और रानी अवंतिका के कारण ही निर्भया बाई भी चर्चा में आ जाती है। प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए हैं उनमें मध्य प्रदेश का कहाँ कहाँ किस किस जगह हुए, कौन कौन से योगदान है, इनको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्रिकल पार्ट पूरा ही कवर करेंगे। जबलपुर झंडा सत्याग्रह, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में इसका आयोजन होता है, झंडा सत्याग्रह। जबलपुर में कांग्रेस द्वारा अबुल खां सहित अन्य नेताओं के साथ झंडा फहराने की अनुमति मांगी गई, जिसे ब्रिटिश प्रशासन ने अस्वीकार कर दिया था। इस अपमान के विरोध में पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान आदि प्रमुख नेता सक्रिय हुए और आ गए भैया आगे, और लिखना मतलब कर दिया कि झंडा तो फहरा कर रहेंगे। इसी के साथ 13 अप्रैल 1923 से नागपुर में प्रारंभ हुए राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर के जबलपुर में भी झंडा सत्याग्रह का आरंभ हो गया। जब सत्याग्रह के दौरान पंडित सुंदरलाल को 6 साल का कारावास भी हुआ, तो ये सत्याग्रह में पंडित सुंदरलाल का संबंध किस सत्याग्रह से है? झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? जबलपुर में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी, राम गोपाल लाल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मार्गदर्शन में हो रहा था। सरोजिनी नायडू और मौलाना आजाद की जबलपुर यात्रा के समय कछोड़ी लाल और खुशहाल लाल, साथ ही साथ होशियार मल टंडन को भी गिरफ्तार किया गया, और इनको जब गिरफ्तार हुआ तो ये कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रभाव में आ गए। और एक बात ध्यान रखना, उस समय जितने ही अंग्रेज जितने नेताओं को गिरफ्तार कर रहे थे, आंदोलन उतना ही और अच्छा लोकप्रिय होता चला जा रहा था, लोगों का योगदान बढ़ता चला जा रहा था। आज का हमारा तिरंगा, जो भारत का हमारा तिरंगा है, वह किस तरीके से अस्तित्व में आया, उसकी शुरुआत होती है झंडा सत्याग्रह में। और झंडा सत्याग्रह में जो हमारे सामने तिरंगा दिखाई दे रहा है आपको स्लाइड में, पहले भारत का झंडा सत्याग्रह में कुछ इस तरीके का 3 रंग का और उसके बीच में चरखा लगा हुआ एक झंडा बना करके प्रतिरूप में रखा गया था। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मध्य प्रदेश में कहां पर आए? तो असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनता का व्यापक भागीदारी रही। प्रभाकर शुक्ल ने मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। तो प्रभाकर शुक्ल को भूलिएगा मत। आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में भोपाल स्थित विदेशी कपड़े की दुकान को जनता द्वारा आग के सुपुर्द कर दिया, अब जला दिया गया, खत्म कर दी गई। देख रहे हैं आप, कुछ इस तरीके से बढ़ चढ़ करके भागीदारी हो रही है। और अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो तो ये जो झंडा सत्याग्रह में झंडा अपनाया गया था, वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, तिरंगा दिख रहा है, इसमें चरखा बना हुआ है। ये झंडे अभी भी चल पड़े थे, अब लोकप्रिय लोग और बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे। इस आंदोलन से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चेतना और जन जागरण को और बल मिला, और इस समय और भी आगे बढ़ते हुए हमारा मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा था। इसके बाद में आता है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह में मध्य प्रदेश का हिस्सा भी था क्या? हाँ जी जनाब, मध्य प्रदेश को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि भारत का हृदय है और भारत के निर्माण की बात हो रही है। अब तो भारत, अखंड भारत या भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलवाना है, तो मध्य प्रदेश कैसे अलग हो सकता है, क्योंकि हम तो हृदय में निवास करते हैं। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में को जबलपुर से सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। तो सेठ गोविंद दास सेठ जी हैं, नमक का सौदा करेंगे और अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया है तो विरोध तो होगा। इसी के साथ में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, इन दोनों के सूझबूझ से इनके नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को मध्य प्रदेश के जबलपुर, जो कि त्रिपुरी के नाम से भी जाना जाता था, वहां से नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया। सिवनी जिले के छापरा चौक पर महात्मा गांधी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर नमक कानून का उल्लंघन किया। तो जो महात्मा गांधी का दांडी मार्च वाला जो सत्याग्रह था, उस पर सिवनी जिले के छपारा चौक पर जाकर के उससे प्रेरित हुए और प्रेरित होने के बाद में इसका उल्लंघन किया। इस आंदोलन से मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन को व्यापक रूप से समर्थन मिला। लोग साथ में खड़े हो गए, या सत्याग्रह तो होकर रहेगा, नमक कानून को हम खत्म करके रहेंगे। काफी बढ़ चढ़ करके आंदोलन हुआ।
इसके बाद आगे देखें जंगल सत्याग्रह, बहुत महत्वपूर्ण। जंगल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश, तो 1930 ईस्वी में सिवनी, बैतूल और होशंगाबाद, जिसे आज हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं, के आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह किया था। क्योंकि घोड़ा डोंगरी जो कि बैतूल में यह आंदोलन विशेष रूप से प्रभावी रहा, जहां पर जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व नागनाथ काकू और गंगाराम कोरकू, नागनाथ काकू और गंगाराम कोरकू को याद रखना, दोनों नाम एमपीपीएससी 2023 वाली एग्जाम में 22 और 23 में ये दोनों नाम पूछे जा चुके हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य वन कानूनों का विरोध करना और आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना इनका सबसे केंद्रीय भूमिका में था। आगे की तरफ बढ़ते और आगे हैं आपके समक्ष, और वह है चरण पादुका नरसंहार। 1931 में इंदौर क्षेत्र के चरण पादुका ग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों की सभा पर पुलिस, जो ब्रिटिश पुलिस थी, उसने लाठीचार्ज किया है। इसकी बात याद रखना। 1931 का समय है, 1931 में लाठीचार्ज हो रहा है। इंदौर के पास में है चरण पादुका ग्राम, वहां पर देख लीजिए आप, नरसंहार हो रहा है। किस तरीके से मारा जा रहा है, ये हमारे जो भारतीय हैं, आदिवासी हैं, उनके ऊपर ये नरसंहार किया जा रहा है। लाठीचार्ज के दौरान अमृतलाल गोटीबाई चौधरी पर गोली चलाई गई, जिसमें वे शहीद हो गई। तो लाठीचार्ज के साथ साथ में अमृतलाल गोटीबाई चौधरी की डेथ होती है। यह घटना मध्य प्रदेश के सबसे क्रूर औपनिवेशिक दमन के उदाहरणों में से एक है। यदि आपने देखा हो तो 1919 का जो भारत में नरसंहार है, उसके समतुल्य इसको माना जाता है, जो कि 1931 में मध्य प्रदेश में से घटना फिर से दोहराई जाती है अंग्रेजों के द्वारा। गोली चलाने का आदेश कर्नल फिशर द्वारा दिया गया था। तो याद रखना इसको, कर्नल फिशर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो नरसंहार हो रहा है चरण पादुका का, वह इसी के कहने पर जो लोगों के ऊपर लाठीचार्ज, गोलियां चलाई और वहां पर कुछ लोगों की डेथ होना, ये दिखा रहा था कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर भी नरसंहार हुआ है। 1931 का समय है। चरण पादुका नरसंहार ने क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन को और तीव्र किया, और इसकी वजह से अंग्रेजों को अब धीरे धीरे और ज्यादा क्षति होती चली जा रही थी, क्योंकि भारत में लोगों के बीच में जागरूकता आती चली जा रही थी। और भी स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश, किस तरीके से मध्य प्रदेश बना है, आज का मध्य प्रदेश जो हम देख रहे हो, समय समय पर इसमें अलग अलग रियासतें जोड़ी गई पहले, फिर इसका गठन होता है, फिर इसका बंटवारा भी होता है। वह सारी बातें एक एक करके जानेंगे। अभी जितनी बात आपको बताऊंगा, यहां से आपके प्रश्न इस स्लाइड में से एक न एक मिलेगा। 15 अगस्त 1947 के पूर्व रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। भोपाल रियासत को मिलाने के लिए भोपाल नवाबी आंदोलन चला, क्योंकि भोपाल रियासत को मिलाने के लिए वहां के जो नवाब थे, उन्होंने भारत संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन अंततः उनको पता चला, हैदराबाद में भारत सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही, जूनागढ़ में की गई कार्यवाही, इन कार्यवाही को देखते हुए भोपाल ने अपने आप को भारत संघ में शामिल करने के लिए, और वहां के स्थानीय लोगों ने भी भारत संघ में शामिल होने के लिए आंदोलन चलाया, जिसे नवाबी आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के कारण भी ये भोपाल जो रियासत थी वो भारत संघ में शामिल हुई। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारतीय संघ में औपचारिक रूप से विलय कर दिया गया, भारत में इसको शामिल कर लिया गया। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां विलय के बाद अस्थायी राज्य प्रमुख बनाए गए। राज्य के अस्थायी प्रमुख थे हमीदुल्लाह खां, क्योंकि ये उस समय वहां के नवाब थे, तो इनको लॉलीपॉप देना भी जरूरी था। इसके बाद में 1 नवंबर 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन होता है, क्योंकि ए बी सी वाले इससे पहले थे, ए बी सी और डी, ये 4 राज्य थे। उसमें भारत जो हमारा भोपाल वगैरह, मध्य प्रदेश आज का है, वो ए बी सी तीनों में आता था थोड़ा थोड़ा भाग, तो तीनों को मिलकर के आज का मध्य प्रदेश बनता है। 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, और गठन के बाद में भोपाल को इसकी राजधानी बनाया गया। इससे पहले जो एबीसी वाले में था, तो उस समय मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा था उसकी राजधानी क्या थी, तो उसकी राजधानी जो भोपाल नहीं थी, बल्कि जो दक्षिण भारत में स्थित था। हालांकि ने जब 1956 में हुआ तो सबसे पहले जबलपुर को बनाया गया, जबलपुर को, वह भी अस्थायी रूप से बनाया गया था। अब
क्योंकि जबलपुर एक तरफ पड़ जा रहा था तो उसको बीच में लाने के लिए भोपाल को राजधानी में डेवलप किया गया। अभी भी आपको जबलपुर में हाई कोर्ट का मुख्यालय जो हमारे मध्य प्रदेश में तो वह जबलपुर में, इसकी दो खंडपीठ है जो कि एक तो ग्वालियर में और एक इंदौर में। अब ये जो राजधानी बनी भोपाल, जब भोपाल को राजधानी बनाया गया उस समय भोपाल अलग जिला नहीं हुआ करता था, एक तहसील हुआ करती थी और उसके बाद में इसे बाद में अलग से एक जिले का दर्जा दिया गया। वो सारा एक एक करके हम पढ़ेंगे, केवल आज इतनी पृष्ठभूमि बनी क्योंकि अब आगे क्योंकि आजादी की बात का मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज पढ़ेंगे, किस तरीके से मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, कैसे कैसे जिलों का विकास हो, सब कुछ A to Z मिलेगा, चिंता मत कीजिए। अभी तो कनेक्ट करने के लिए ये स्लाइड जोड़ी गई है क्योंकि अभी तो ऐतिहासिक पार्ट पढ़ रहे थे, इतिहास में मध्य प्रदेश को आधुनिक और आज के मध्य प्रदेश से कैसे कनेक्ट करें। 1 नवंबर से पहले की बात करें तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री माना गया। किसे? द्वारिका प्रसाद, भूलना मत, पंडित द्वारिका प्रसाद मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़, विडंबना देखिए मध्य प्रदेश की कि जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, आगे चल करके लगभग 40 साल का इंतजार के बाद में फिर से मध्य प्रदेश का एक बार और पुनर्गठन किया जाता है और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है और ऐसे में आज का जो हमारा मध्य प्रदेश है वह अस्तित्व में आता है 1 नवंबर वर्ष 2000। ये हमने पूरे मध्य प्रदेश के बारे में जितना डिस्कशन किया है वह सब हिस्ट्रिकल पार्ट था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रीलिम्स एग्जाम में और मेंस एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाने वाले टॉपिक्स को हमने कवर किया है। साथियों आगे हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, एक एक पार्ट में पूरा A to Z जितनी यूनिट दी गई वो सारी यूनिट कवर करेंगे। समय के साथ लाइव क्लास में भी आएंगे और लाइव में MCQ भी आपको करवाएंगे। तो हो जाइए तैयार, हो चुका है आगाज, रण बदलने की तैयारी है। इस बार MPPSC पार करने का हमारा नंबर है, मतलब आपका। ये बात याद रखना, ये सोच करके आगे बढ़ना है क्योंकि नंदनी IAS लेके आया है आपके लिए MPPSC जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उनके लिए स्पेशल कोर्स जो कि पूर्णतः YouTube पर नंदनी IAS के इस प्लेटफॉर्म पर करवाया जा रहा है। तो चिंता मुक्त होइए, तैयारी कीजिए और अपने साथियों को अवश्य जोड़िए। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।